ठीक है, याद रखिए। चलो जी, पहले सवाल को देख लेते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है। मार्च 2025 में आयोजित अभ्यास खंजर 12 के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। सही है बताना है, फिर बताना सही नहीं है। यह अभ्यास लद्दाख के क्षेत्र में आयोजित की गई है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी अगर मिलिट्री एक्सरसाइज है तो वो लद्दाख के क्षेत्र में आयोजित की जानी मतलब यूजुअली पॉसिबल नहीं है, जब तक कि वह थल में आपकी आइस वगैरह की प्रैक्टिस को ना करा रहा हो। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, मतलब पहला जो ऑप्शन है वो आपका गलत हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। यह अभ्यास आतंकवाद विरोधी और विशेष घटना पर केंद्रित था। हाजी, खंजर एक्सरसाइज जो इस बार की आपको देखने को मिली थी, खंजर 12, इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव था वो आतंकवाद विरोधी और विशेष संरचना बल के लिए काम किया गया था। एक्सरसाइज जो हुई थी इसमें इन्वॉल्व होते हैं पैराशूट रेजिमेंट, स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया और किर्गिज स्कॉर्पियन ब्रिगेड। जी हाँ, किर्गिस्तान की स्कॉर्पियन ब्रिगेड शामिल हुई थी और इंडिया की पैराशूट रेजिमेंट शामिल हुई थी। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो इसमें स्टेटमेंट दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो याद रखना, इस हिसाब से ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार के आपके सवाल इस बार आपको देखने को मिलेंगे और इस प्रकार के सवालों को करने के लिए आपको उसी तरीके से रेडी होना है, उसी तरीके से आपको रेडी रहना है। ठीक है, चलिए 2 और 3। अगला सवाल है बाबू, दूसरे नंबर का सवाल है आपका। केंद्रीय बजट, देखो यकीन मानना आज की क्लास को हो सकता है कि लाइव वॉचर्स देखने के लिए कम आए कि सर तो सीजीएल के लिए करा रहे हैं। मैं सच मायने में बता रहा हूं, ये मेरी करंट अफेयर्स की अब तक की सबसे क्लासिक क्लासों में से एक होने वाली है। आगे हम बात करते हैं। केंद्रीय बजट 25, इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैंने कह दिया। 2025-26 के अनुसार उदारीकृत प्रेषण योजना एलआरएस के तहत प्रेषण सीमा 7 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। जो प्रेषण सीमा कर दी गई है, जो रेमिटेंस स्कीम के अंदर पहले ये 7 लाख हुआ करती थी रेमिटेंस स्कीम, यूनियन बजट 2025 में आपको देखने को मिला, जो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 8वीं बार पेश किया गया बजट था। तो इसी के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि यह वर्तमान में सीमा आपकी कितनी कर दी है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। दरअसल पहले जो उदारीकृत प्रेषण योजना एलआरएस में सीमा थी वो 7 लाख थी, अब बढ़ाकर ये 10 लाख हो चुकी है। तो इसके अंदर 3 लाख प्लस इसमें कर दिए गए हैं, तो इसके बारे में सीधे तौर पर याद रखना। अच्छा, अगर मैं निर्मला सीतारमण जी के बारे में बात करूं, इनके द्वारा इस बार 6.18 जो है लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए डिफेंस के ऊपर, ये सवाल पूछा गया है और सवाल बहुत जरूरी है। तीसरे नंबर का सवाल है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इस बार का जो यूनियन बजट 25-26 आया है, इस बजट की थीम क्या थी, थीम क्या थी, उसके बारे में जरूर बताना। वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जो बजट पेश किया जाता है वो 1 फैब को किया जाता है, बजट जो पेश किया जाता है वो 1 फरवरी को किया जाता है। और बजट जो होता है इसके लिए आर्टिकल आपको 112 देखने को मिल जाता है। परफेक्ट आंसर है। थीम जरूर बताना क्या है। वो विकसित भारत है, सबका विकास, सबका जो है सबका आस, सबका विकास। ठीक है, जरूर बताना इसके बारे में। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तीसरे नंबर का सवाल है। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2030 तक व्यवसायों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे परिवर्तनकारी रुझान के रूप में पहचाना गया है। ऐसा कंसीडर किया गया है कि आगे आने वाले समय में सबसे ज्यादा जो जॉब्स हैं, सबसे ज्यादा जो जॉब्स हैं वो उस कैटेगरी में पहुंच जाएंगी। फॉर्च्यून ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2030 तक व्यवसायों के लिए निम्नलिखित नॉर्मेटिव ट्रेंड है, यानी जिसके अंदर आपकी जो वैकेंसीज हैं, सैलरीज हैं, वो बढ़ती जाएंगी, घटती जाएंगी। ऐसा कहा गया है। वो टॉप लेवल पे बैठा हुआ आपको देखने को मिल रहे वाला है। क्या रोबोटिक्स एंड ऑटोमेटेशन है, पहले से ही है। एनर्जी जनरेशन स्टोरेज है, पहले से ही है। नहीं, ये नहीं है, ये है ही नहीं, लिस्ट में सेकंड पे आ रहा है। ठीक है, हेल्थ एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल एक्सेस, डिजिटल पहुंच का विस्तार, जो ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल एक्सेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाला है, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा याद रखेंगे। इस बार जो सबसे ज्यादा जॉब्स आपको देखने को मिलने वाली हैं अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025, अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग जो ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल एक्सेस है, डिजिटल पहुंच का विस्तार है, वो इसी के माध्यम से किया जा रहा है। एकदम परफेक्टली आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद हम बात करते हैं आगे। देखिए, तीसरे सवाल के बाद हम देखते हैं अपना चौथा सवाल। बहुत बढ़िया लेवल का सवाल है और ये लीजिए सवाल के बारे में चर्चाएं की जा रही है, तो इसके बारे में हम इसी लेवल पे चर्चा करेंगे। सवाल तगड़ा है। 2024 दिल्ली विधानसभा चुनावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दिल्ली विधानसभा में चुनाव हुए, सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए दिल्ली विधानसभा में सीट कितनी है। दिल्ली विधानसभा में मात्र साहब 70 सीट आपको देखने को मिल जाती है, 70। ठीक है सर। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार बीजेपी से संबंधित है, सबसे बड़े अंतर से है। क्या ये सबसे बड़े अंतर से चुनाव जीती है, इसके बारे में आपसे थोड़ा सा पूछा जा रहा है। नहीं, देखो बाबू, सबसे बड़े अंतर से तो ये नहीं जीती। हाँ, बट चुनाव जीतने वाली उम्मीदवार बीजेपी से है, क्योंकि वो स्टेटमेंट वहीं गलत हो गया तो वो थोड़ा सा है। अब वैसे जीतने वाली कौन है, रेखा शर्मा आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, रेखा रेखा गुप्ता, सॉरी नॉट शर्मा, रेखा गुप्ता आपको देखने को मिल रही है। तो ये तो हो गया, बट यार ये सबसे बड़े अंतर से नहीं जीती, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला ही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा है, परवेश वर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल को हराया और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए। बेहतरीन। जी हाँ, परमेश वर्मा ने क्या किया, इन्होंने अरविंद केजरीवाल उर्फ केजू जी को हरा दिया। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
अगला है, आम आदमी पार्टी के इस चुनाव में 22 सीटें हासिल की हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है, 22 सीटें हासिल करी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पिछले चुनाव की तुलना में अपनी सीटों की संख्या में सुधार किया है। भाई कमाई ही नहीं है, 0 सीट्स है भाई इन लोग की। 0 में कैसा सुधार होगा? ठीक है, कैसा सुधार होगा? तो करेक्ट स्टेटमेंट दूसरा और तीसरा ही आपको देखने को मिल जाएगा, पहला स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। क्या बात को समझ पाए? ये 70 सीटें दिल्ली के अंदर विधानसभा होगी, किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? दिल्ली में विधानसभा होगी, 70 सीट होंगी, ये बात हमें देखने को मिलती है आर्टिकल 239 ए में देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखें। अच्छा, आज शिक्षक दिवस है, तो आप शिक्षक दिवस में मुझसे क्या चाहते हो जरूर बताना। पांचवा सवाल है, कौन सा देश आर्थिक विकास, कल्याण और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए गेलुफे मंडाइल्फे सिटी का जो अवार्ड है वो प्राप्त करता है? भूटान ने प्राप्त किया है। गेलुफे माइंडफुलनेस सिटी को विस्तृत कर रहा है, ये भूटान विकसित कर रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे। अभिमन्यु नाम का एक बच्चा है, कह रहे तो 2 महीने का अवकाश चाहिए, गुजरात जा रहा हूँ। तुम्हारे इंटरनेट का रिचार्ज मैं कर दूंगा, ठीक है, आराम से गुजरात जाओ, रास्ते में देख लेना मुझे। हैप्पी टीचर्स डे। कल हमारा पेपर है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं शौर्य सिंह। और यकीन मानिए झंडे गाड़ के आएंगे आप, क्योंकि आप जिस शिक्षक से पढ़े वो वाकई में अच्छे शिक्षक हैं। आगे हम बात करें अनेक्स, पता ही क्या चाहिए आपको? लास्ट में आज बात करेंगे क्लास के में, आप जो मांगेंगे आपको वो मिलेगा। ठीक है सर, ये कह रहे हैं सर आप ब्लैक में पढ़ाओ, क्या ब्लैक में पढ़ाओ? आगे हम बात करते हैं। छठवें नंबर का सवाल बताइए, हु टुक पार्ट इन 69 सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेट्स ऑफ वुमेन? आपको देखने को मिलता है यूनाइटेड नेशन कमीशन या यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन हेल्ड एट यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क के अंदर आपको देखने को मिली है। तो पूछा यह जा रहा है इसकी हेड के तौर पर आपको कौन देखने को मिली है? इनको जो भी जानता है वो समझ गया होगा अब तक ये कौन है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे क्या था। देखो भाई, यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन सेफ्टी ऑफ वुमेन ये था, ठीक है, इंडेक्स यही था। अब यहां से हमें पता लगता है कि सर अगर मैं बात करूं नेशनल वुमेन कमीशन, नेशनल वुमेन कमीशन की बात करता हूं सर, 1990 में इसका एक्ट आता है, 1990 में इसका एक्ट आता है, 1990 में इसका एक्ट आता है। एस्टैब्लिशमेंट होती है 1992 में, एस्टैब्लिशमेंट आपको देखने को मिलती है, न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है, न्यू दिल्ली इसके हेडक्वार्टर है। और जयंती माला इसके अंदर पहली अध्यक्ष है। वर्तमान में कौन अध्यक्ष आपको देखने को मिलती है? विजय राहतकर आपको देखने को मिलते हैं, विजय किशोरी राहतकर, विजय राहतकर आपको देखने को मिलती है, राहतकर आपको देखने को मिलती है। पॉइंट आता है, रेखा गुप्ता इनसे पहले थी, फॉर्मर आपको हेड देखने को मिलते हैं, फॉर्मर एन नेशनल वुमेन कमीशन एनडब्ल्यूसी हेड आपको देखने को मिलती है। अन्नपूर्णा देवी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बाबूजी यही है जो आपको देखने को मिलती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यही है बाल विकास व महिला मंत्रालय की अध्यक्ष, बाल विकास और महिला मंत्रालय के अध्यक्ष हैं, बाल विकास मंत्रालय की हेड है ये, मंत्रालय की हेड आपको देखने को मिल जाती है। तो करेक्ट आंसर भी यही आपको देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल है 7वें नंबर का सवाल, आईपीएल 2025 में इंडियन प्रीमियम लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? इससे आसान सवाल पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं है, फटाफट बताइए। नहीं भाई, मैं छात्रों से गिफ्ट नहीं लेता, अभी वो समय नहीं आया मैं छात्रों से गिफ्ट लूं। एक समय आएगा जब मैं गिफ्ट की डिमांड नहीं करूंगा। ठीक है, मैं गिफ्ट नहीं लेता, जो आपको अपनी तरफ से उचित लगता है वो मुझे दीजिए, मैं जिस काबिल हूं वो आप मुझे दीजिए। ठीक है, चलिए फटाफट मुझे बताइए। आंसर बताओ रे, क्या रे? इसके आसान से सवाल का आंसर भी नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? देखो सच बात यह है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु आपको देखने को मिल जाएगी, आरसीबी, आरसीबी के अध्यक्ष सॉरी अध्यक्ष नहीं होते, कप्तान आपको देखने को मिल जाएंगे, कप्तान कैप्टन आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कौन है? रज्जू पाटीदार है, रजत पाटीदार आपको देखने को मिलते हैं, पाटीदार आपको देखने को मिल जाते हैं। इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने अपने पंजाब किंग्स को हराया है, इसके बारे में याद रखना। ये उप विजेता है, उपविजेता रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 8वें नंबर का, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 चरण 1 की पदक तालिका में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश शीर्ष पर रहा है? चरण 1 जो इसका फेज 1 हुआ है उसमें टॉप पर आपको कौन देखने को मिलता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे बिना किसी परेशानी के, बिना किसी परेशानी के आप मुझे बताइए कहां कहां, कैसे कैसे, एडिशन कौन सा था, इनिशिएट किसने किया? एडिशन कौन सा था? 5वें नंबर का था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स कौन सा था? 5वें नंबर का था। इनॉग्रेट किसने किया था? इनऑग्रेट किसने किया था? इनॉग्रेट किसने किया था सर? मनसुख मंडाविया ने, मनसुख मंडाविया ने किया था, मंडाविया ने किया था, मंडाविया ने किया था। ठीक है, 5वें नंबर का इसका था। लद्दाख इसमें टॉप पर रहा है, टॉप पर कौन रहा है सर? लद्दाख इसमें टॉप पर आपको देखने को मिल जाएगा, शी ने शी, शी ने शी, इसका शी ने शी, शीन अशी
शीन अशी आपका मैस्कॉट था, जो पहाड़ों में रहने वाले तेंदुए होते हैं, जंगली तेंदुए, शीनिशी इसका क्या था बाबू, मैस्कॉट आपको देखने को मिल जाएगा। मैस्कॉट का मतलब होता है शुभांकर, इसका क्या था, तो शीनिशी इसका शुभांकर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया तरीके से याद रखेंगे। 23 से लेकर 27 जनवरी पहला चरण आपको लद्दाख के अंदर देखने को मिल जाएगा, लद्दाख के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन 22 से लेकर 25 फेब में दूसरा चरण जो है, 25 फेब में, 23 से लेकर 27 जनवरी, 23 से लेकर 27 जनवरी लद्दाख में हुआ है पहला चरण। पहला चरण बाबू लद्दाख में हुआ है, लेह में, लेह में हुआ है, लेह में। और दूसरा चरण कहां हुआ है, गुलमर्ग में। दूसरा कहां हुआ है, गुलमर्ग में आपको देखने को मिल जाएगा। और गुलमर्ग कहां पे है, जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिल जाती है। करेक्ट है, करेक्ट आंसर इसका लद्दाख हो जाएगा। लीजिए अगला सवाल आपके समक्ष ही रहा, 9वें नंबर का। वुमेन प्रीमियम लीग का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, किसके द्वारा जीता गया, हर कोई जानता है इसके अंदर किसके द्वारा जीता गया है, बिना किसी परेशानी के मुझे बताया किसके द्वारा जीता गया है। फटाफट बताइए। ये तो मैं आपको बताना ही भूल गया कि इसमें रुपए कितने मिलते हैं। चलिए, मुंबई इंडियंस विनर है, डीसी इसके अंदर रनर अप है। रनर अप आपको देखने को मिल जाएंगे, रनर अप को मिलते हैं 3 खोके, और यहां मिलते हैं इनको 6 CR। तो जो जीतता है उसको 6 करोड़ मिलते हैं, जो हारता है फाइनल में उसको 3 करोड़ यहां पर दिए जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। चलिए, बिना परेशानी के इसके बारे में याद रखना। ऑरेंज कैप नेटली स्काइवर ब्रिंट को मिला था। ऑरेंज किसको मिला था, ऑरेंज कैप नेटली स्काइवर को मिला था। ऑरेंज कैप नेटली स्काइवर को मिला था, नेटली स्काइवर, नेटली स्काइवर को मिला था, नेटली स्काइवर को मिला था, नेटली स्काइवर, नेटली स्काइवर, नेट बोल देते हैं, नेट स्काई आपको बोल देते हैं कई बार। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये तो हो गया, पर्पल कैप एमेलिया कैर को मिला था, बड़ी क्यूट सी दिखती है एमेलिया कैर, पर्पल कैप, पर्पल कैप एमेलिया कैर को मिला था, एमेलिया कैर को मिला है। ठीक है, देखो इसके बारे में मैं ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ पुरुषों के मुकाबले, क्योंकि पुरुषों के लिए मैं अलग से वीडियो भी बना चुका हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो बहुत ध्यानपूर्वक इसमें आप समझ लेंगे। पर्पल कैप ऑरेंज कैप के बारे में मैंने दोनों के बारे में बात कर ली है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे। मैंने दो मैच का जो अवार्ड है वो किसको मिला था, मैन ऑफ द मैच की अगर मैं बात करूं तो ये अवार्ड किसको मिला था, दैट इज टू द हरमनप्रीत कौर। ये हरमन को मिला था, हरमनप्रीत को मिला था, हरमनप्रीत कौर को यह मिला था। तो इनके बारे में भी याद रखेंगे कि हरमनप्रीत को कौर को यह अवार्ड जो है मिला है, इसके बारे में सीधे तौर पर याद रखेंगे। ठीक है, बिना किसी परेशानी के। अगर मैं एग्जामिनर होता और मैं सीजीएल में सवाल पूछ रहा होता, तो मैं ये नहीं पूछता, मैं सीधे तौर पे ये पूछता, मुंबई इंडियंस के कैप्टन का नाम बताओ, जो जीती टीम है उसके कैप्टन का नाम बताओ। तो सर इसके कैप्टन का नाम आपको देखने को मिल जाएगा हरमनप्रीत, इसके कैप्टन का नाम है हरमन, हरमनप्रीत इनके कैप्टन का नाम देखने को मिल जाएगा। देखो यार, मेल वाली कैटेगरी में सबको पता होता है, वुमेन में नहीं पता होता। दिल्ली कैपिटल के मैगलैनिंग है, मैगलैनिंग ऑस्ट्रेलियन है वैसे तो, मैगलैनिंग ऑस्ट्रेलियन है, ठीक है, याद रखिएगा। प्लीज 10वें नंबर का सवाल, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है। याद होगा फाइनल का मैच है, मिचेल सेंटनर एंड रोहित पाजी अपने देखने को उधर मिल रहे थे, तो उसमें रोहित पाजी ने जिस हिसाब की मैन ऑफ द मैच का गेम खेला था, तो शर्मा जी का लौंडा कहीं 200 ना जड़ दे बहरहाल उन्होंने जिस हिसाब से खेला था उस हिसाब से उन्होंने न्यूजीलैंड को वहां पर खेला से पेला आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो चीज भी आपको यहाँ थोड़ी याद रखनी पड़ेगी, यहाँ पर था। और आयोजन इसका पाकिस्तान और यूएई में जीता था। ठीक है, फटाफट आप समझना, ठीक है, बिना किसी परेशानी के। अब एक बात मुझे बताइए, ये तो हो गया आसान, इसमें एक अवार्ड दिया जाता है, इंडिया अब तक 3 बार जीत चुका है, इंडिया जीत चुका है 3 बार, आइस चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया 3 बार जीत चुका है, 3 बार जीत चुका है, 3 बार जीत चुका है इंडिया अब तक। ठीक है, पहले इसमें ये कोड दिए जाने का भी एक विशेष है, मैंने बताया हुआ है, इसके लिए अलग वीडियो आ रखी है चैनल पे, देख सकते हैं। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर गोल्डन बैट का अवार्ड किसको मिला है, गोल्डन बैट का अवार्ड इसमें किसको मिला है, और गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको मिला है, दोनों के बारे में मुझे बताइए। गोल्डन बैट और गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको मिला है, बताओ। सर गोल्डन बैट का अवार्ड जो मिला वो रचित रविंद्रन को मिला है, रचित रविंद्रन को मिला है, रविंद्रन को मिला है, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, और ये एक ऑलराउंडर है, लेकिन बैटिंग ऑलराउंडर है, तो रचित रविंद्र को मिला है। लेकिन सर अगर मैं इसी के अंदर बात करूं कि इसके अंदर गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको मिला है, वो मैट हेनरी को मिला है, मैट हेनरी को मिला है, 10 विकेट लिए हैं मैट ने, मैट हेनरी को मिला था, सबसे ज्यादा विकेट लेने के लिए मैट हेनरी को मिला है, और मैट हेनरी भी कमाल की बात है न्यूजीलैंड के हैं, इन्होंने 263 रन बनाए हैं, इसलिए टॉपर आपको देखने को मिला मैक्सिमम रन बनाने की कैटेगरी में। ठीक है, और बताइए सब बढ़िया।
आगे बढ़े। हैप्पी टीचर्स डे, आपका बहुत बहुत आभार है भाई शिवानी विमल, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। 11वें नंबर का सवाल है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? हुए कहां पे ये बताइए। खेलो इंडिया का जो आपको एडिशन देखने को मिलता है, 9th एडिशन था मेरे ख्याल से, इस बार बिहार में हुआ है। बिहार में मेरे ख्याल से इस बार हुआ है। बिहार के बारे में सीधे तौर पर याद रखना, ठीक है। बिहार के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, बिना किसी परेशानी के आप इसके अंतर्गत याद रखेंगे, बिना किसी परेशानी के। टॉप पर कौन है सर? 158 मेडलों के साथ, 158 मेडलों के साथ, 158 मेडल्स के साथ, जिसमें आपके जो देखा जाए 58 गोल्ड है, और उन्हीं मेडल्स के साथ महाराष्ट्र इज एट टॉप। महाराष्ट्र टॉप पर आपको देखने को मिलता है। ये बिहार का संस्करण आपको देखने को मिला। हरियाणा इज नॉट एट टॉप, द महाराष्ट्र इज एट टॉप। महाराष्ट्र टॉप पर है। 12वें नंबर का सवाल है, हाल ही में प्रथम खो खो खेल विश्व कप 2025 का खिताब किस देश की महिला टीम ने जीता है? कौन से देश की महिला टीम है जो इस बार के खो खो कप को जीती है? पुरुष हो या महिला हो, दोनों ही केसेस में कंडीशन आपकी सेम रहेगी। संस्करण कौन सा था, कहां पर हुआ है, इस दोनों के बारे में आप याद रखेंगे। ठीक है, याद रखो बिना किसी परेशानी के। इनॉग्रेटर कौन था, ये सब कुछ आप याद रखेंगे। इंडिया में हुआ है, इंडिया जीता है, मेल फीमेल दोनों कैटेगरी। ठीक है, मैंने क्या बताया बच्चे, इंडिया में हुआ है, इंडिया जीता है, मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी। तो आप यार, रनर अप कौन है? नेपाल रहा है रनर अप। रनर अप कौन रहा है? नेपाल रहा है। हुए कहां पर है? वेन्यू कहां पर थी? इंडिया में थी। संस्करण कौन सा था? इंडिया में भी कहां थी? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, इंदिरा गांधी गांधी इंटरनेशनल इंडोर स्टेडियम आपको देखने को मिल जाएगा। इंडोर स्टेडियम आपको देखने को मिल जाएगा, स्टेडियम आपको देखने को मिल जाएगा। सीधे तौर पर आप याद रखना, वेन्यू इसका इंडिया ही है। और किस देश की टीम रिसेंटली जीती है, मैंने बता दिया, इंडिया की जीती है। रनर अप कौन रहा है? नेपाल है। मेल और फीमेल दोनों ही केसेस में आपको ये देखने को मिला था। ठीक है, लीजिए भैया जी, 13वें नंबर का सवाल है, कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 में पुरुष एवं महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? जिस तरीके से बात आपको देखने को मिली खो खो के अंदर, और सेम उसी प्रकार का एक आपको लेवल आपको जो देखने को मिलता है वो कबड्डी के अंदर भी आपको देखने को मिला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। वेस्ट मिडलैंड्स के अंदर आपको देखने को मिला है। वेस्ट मिडलैंड्स कहां पर है? दैट इज एट इंग्लैंड। वेस्ट मिडलैंड्स आपको कहां देखने को मिल जाएगा? वेस्ट मिडलैंड्स आपको कहां देखने को मिल जाएगा? सो वेस्ट मिडलैंड्स एक जगह है जो इंग्लैंड में देखने को मिलती है। ये वेन्यू है इसका। ये क्या है बाबू? ये वेन्यू है। वेन्यू आपको देखने को मिलता है। वेन्यू का मतलब जहां पे मैच हुआ हो। ठीक है, जैसे होता है ना, वेन्यू कैसे होता है, जैसे आपका ब्याह होगा तो आप अपने लिए डिसाइड करेंगे ना कि मैं तो अपनी वाली से वहां ब्याह करूंगा। आप जैसे बातचीत हो गई होंगी आपकी, आपने कह दिया होगा कि मैं तो अपनी वाली को उदयपुर में ले जाकर उसके साथ विवाह करूंगा, उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग। अच्छा, हमारे यहाँ के लोग मतलब बढ़िया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैं बिहार में डेस्टिनेशन वेडिंग करूंगा। मैंने तो सलाह दी थी, बिहार में क्यों ही डेस्टिनेशन वेडिंग करेगा लाडले, माना नहीं। अब दूल्हे को ढूंढ रहे हैं हम, क्योंकि दूल्हा सरकारी नौकरी वाला था, वहां जाते ही वो दूसरी जगह बुक हो गया बेचारा। तो मना करने के बावजूद नहीं मानते, बहरहाल उसको वेन्यू कहा जाता है। तो ये वेस्ट मिडलैंड्स में आपको देखने को मिला। ये दूसरे नंबर का एडिशन आपका था। ये एडिशन कौन सा था? दूसरे नंबर का एडिशन था। एडिशन कौन सा था? एडिशन था ये दूसरे नंबर का, सेकंड वाला एडिशन था। इंडिया इसके अंदर जीता है। ठीक है, मेल और वुमेन दोनों ही कैटेगरीज के अंदर आपको इंडिया जीतने को देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, और कमाल की बात यह है, उपविजेता भी इसमें इंग्लैंड है। दोनों ही कैटेगरीज में आपको देखने को मिल जाएगा कि उपविजेता इसमें कौन रहा है। उपविजेता कौन रहा है? उपविजेता का मतलब है रनर अप इस बार कौन रहा। रनर अप की बात करूं तो दोनों ही केसेस में इंग्लैंड आपको रनर अप देखने को मिल जाएगा। दैट इज रनर अप देखने को मिल जाएगा। कौन? इंग्लैंड ही देखने को मिल जाएगा। वेन्यू भी इंग्लैंड ही था। ये लीजिए भाई जी, 14वें नंबर का सवाल, 86वें ग्रैंड मास्टर के तौर पर आपको कौन देखने को मिलते हैं? जे लल्ला कौन है जे? ठीक है, फटाफट इनके बारे में मुझे बताइए, आपको कौन देखने को मिलता है यहाँ पर? ये कौन आपको देखने को मिल रहे हैं 86वें ग्रैंड मास्टर? कहां से रिलेट करते हैं, इनके बारे में बताइए। मुझे लगता है कि ये LR श्रीहरि हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। करेक्ट आंसर इनका यही हो जाएगा, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ठीक है, LR श्रीहरि हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा याद रखना, कोई इसमें बात नहीं है। ग्रैंड मास्टर जो टर्म है ये चेस से रिलेट करता है। चेस की जो इंटरनेशनल संस्था है, चेस की जो इंटरनेशनल संस्था आपको देखने को मिलती है, इंटरनेशनल संस्था आपको देखने को मिलती है, वो फाइड है। वो कौन सी है? FIDE, फाइड आपको देखने को मिल जाती है। कोई और मेरे ख्याल से समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में आपको कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, याद रखना। अच्छा, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? हर एक को पता है सर जी, वो तो अपने विश्वनाथन आनंद थे। उनकी तो पता है सर, आपको किताब भी आती है। मैं कौन सी भाई? सर माइंड मास्टर किताब आती है उनकी। मगर अच्छा, एडिशन कितने हैं इसके? सर 2 एडिशन आते हैं इसके। अच्छा, एक बात बताइए यार, ये जो ग्रैंड मास्टर है इंडिया में जो बने थे पहले अपने मार्ट साहब, ये जो विश्वनाथन आनंद जी हैं, ये कब बने थे?
सर 1988 में बने थे। कब बने थे? 1988 में बने थे, तो इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, 2025 में इसका होस्ट कौन हो जाएगा? सो दैट इज वन एंड ओनली गोवा, यानी कि इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा। अफगानिस्तान ने रिसेंटली चेयरमैन की घोषणा कर दी है, ये भी एक बड़ी बात है। ठीक है, चलिए 2025 में इसके जो वर्ल्ड कप का होस्ट है, इसके वर्ल्ड कप का होस्ट है वो इंडिया है। दैट इज वन एंड ओनली मेरा प्यारा, आपका प्यारा, सबका प्यारा भारत। 15वें नंबर का सवाल है, भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान किसे चुना गया है? शुभमन गिल है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगाएगा। ठीक है, हाल ही में कौन भारतीय रेसर फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाला खिलाड़ी बन चुका है? ठीक है, मैंने कहा था कि आप खुश तो बहुत होंगे आज जब एक इंडियन जीतेगा। हाँ, खुश तो बहुत होंगे आप जब एक इंडियन जीतेगा, तो इसके बारे में आपको याद रखना होगा कि खुश तो आप बहुत होंगे, क्योंकि मोनाको ग्रैंड प्रिक्स हुई थी बच्चे, वहां पर यह जीता है शेर हमारा। कहां पर हुई थी? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स हुई थी। सर मोनाको ग्रैंड प्रिक्स कहां पे हुई थी? कमाल की बात है। अबे मोनाको में ही होगी ना। ठीक है, ये 2025 वाली जो हुई है उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं। और ये आदमी जो आपको इतना खुश दिख रहा है क्योंकि इसका नाम कुश है। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप इनके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप इनके बारे में याद रखेंगे, दैट इज कुश मैनी। आगे हम बात करते हैं 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन रहा? इनके बारे में आप मुझे बताएंगे। 38th में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? ताबड़तोड़ तरीके से इनके बारे में बता दीजिए। 38th में नेशनल गेम्स में टॉप पर कौन रहा है? फटाफट इसके बारे में बताइए। आयोजन कहां हुआ था, कब से लेके कब तक हुआ था, इन सब के बारे में बताइए। इसका मैस्कॉट मौली आपको देखने को मिलता था। मैस्कॉट क्या था इसका? मैस्कॉट आपको देखने को मिलता है मौली। मौली नाम का मैस्कॉट आपको देखने को मिला है। ठीक है, याद रखिएगा। सर्विसेज टॉप पे रही हैं। इसका आयोजन जो हुआ था जनवरी और फरवरी के बीच में उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड में आपको देखने को मिला था इसका आयोजन हुआ है। मौली इसका मैस्कॉट है। इसका इनॉग्रेशन किसने किया था? अपने मोदी जी ने। इनॉग्रेशन आपका किसने किया था? दैट इज वाई पीएम मोदी। पीएम मोदी ने इसका इनॉग्रेट किया था, तो उनके बारे में सीधे तौर पर आप बात ये जो है ये याद रखेंगे। मेरे ख्याल से कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बिना परेशानी के आप इसके अंदर याद रखेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कितने मेडल्स जीते हैं बाबू? 121 मेडल्स आपने जीते हैं। अब मुझे ये बताइए कि इसमें एक ट्रॉफी मिलती है, टॉपर टीम को एक ट्रॉफी दी जाती है जो इसको जीतता है। ठीक है, चलिए तो उनको बताइए कौन जीतता है फटाफट से। ठीक है, चलिए पुलिस आ गई, पुलिस कुछ लिख रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार। ठीक है, आपका जलवा है क्योंकि आपका नाम कलवा है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ हम देखते हैं। ठीक है ये आप देखिए, इसमें ना जो टॉपर होता है उसको एक स्थान मिलता है। अरे वो कमेंट कर रहा था मुझे लेकर, राइमिंग कर रहा था, तो मैंने उसको उसकी राइमिंग में ही बताया है बड़े प्यार से। तो जो प्रथम स्थान प्राप्त करता है उसको राजा भालेंद्र ट्रॉफी मिलती है। कौन सी ट्रॉफी मिलती है? राजा भालेंद्र ट्रॉफी। राजा भालेंद्र ट्रॉफी उसको मिलती है, ट्रॉफी उसको मिलती है, राजा भालेंद्र ट्रॉफी। तो इस बार की राजा भालेंद्र ट्रॉफी जो मिली है वो किसको मिली है? सर राजा भालेंद्र ट्रॉफी इस बार की जो मिली है वो सर्विसेज को मिली है। ठीक है, याद रखेंगे इनके बारे में, बहुत बढ़िया। अगले नंबर का सवाल है आपका 18वां, 9वें एशिया शीतकालीन खेल 2025 पदक तालिका में कौन सा स्थान टॉप पर रहा है? इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कौन सा स्थान टॉप पे रहा है। हुआ क्या था? सर ये हॉर्बिन में हुआ था। हॉर्बिन चीन के अंदर हुआ था, 9वां इसका एडिशन था। कहां हुआ था? एट द हॉर्बिन चाइना में हुआ था। हॉर्बिन हॉर्बिन में हुआ था, हॉर्बिन चाइना में। ऑब्वियसली बात है, टॉपर में जाओगे तो पहले नंबर पे आपको चाइना ही देखने को मिल जाएगा। टॉपर में आपको पहले नंबर पे चाइना ही आपको देखने को मिल जाएगा, बिना परेशानी के आप याद रख लेना। चाइना आपको पहले नंबर पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 32, 27, 26 आपको देखने को मिल जाएगा। 32, 27, 36, 32, 27, 36 का आपको रेशियो देखने को मिलता है। अब सर ये 32 जो है 27, 26 नॉट 36, मैं सोच रहा था ये कैसे हो गया। तो बच्चे इसमें गोल्ड मिले हैं चाइना को इतने, सिल्वर मिले हैं इतने, और इतने मिले हैं ब्रॉन्ज। पहले नंबर पे रहा है आपका चाइना, दूसरे नंबर पे रहा है आपका साउथ कोरिया, क्योंकि एशिया एशिया के देश आए थे। साउथ कोरिया आपको देखने को मिल जाएगा। दोनों के बारे में ही इसके अंदर आप याद रखेंगे, दोनों के बारे में ही इसके बारे में आप याद रखेंगे बिना किसी परेशानी के। ठीक है, चलिए थर्ड पे जापान है। थर्ड पे जापान है। इंडिया इसके अंदर अपनी कोई विशेष रैंक हासिल नहीं कर पाया क्योंकि मेडल इंडिया इसमें नहीं डाल पाया है। दूसरा इसमें पूछा जा सकता है कि इसका आदर्श वाक्य क्या है। इसका जो आदर्श वाक्य है वो आपको क्या देखने को मिलता है? ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। ड्रीम ऑफ विंटर, ड्रीम ऑफ विंटर, ड्रीम ऑफ विंटर, विंटर, लव अमंग एशिया, लव अमंग एशिया, अमंग एशिया आपको देखने को मिल जाएगा इसका मैस्कॉट।
ठीक है, ये लीजिए भाई जी 19वां सवाल। क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? रणजी ट्रॉफी के बारे में तो आप जानते हैं सर, विदर्भ जीता है केरल को हराकर। कौन जीता है सर? विदर्भ जीता है। विदर्भ वन है, केरल इसके अंदर रनर अप आपको देखने को मिल जाएगा। मैं बिल्कुल एकदम साफ सुथरे शब्दों में कहूंगा। 20वें नंबर का सवाल है, जर्मनी के सूहेल में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में कौन सा जो देश है वो टॉप पर रहा है? इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सूहल जर्मनी में आपको देखने को मिल जाएगा बिना परेशानी के। ठीक है, चलो बिना परेशानी के आप याद रखना। 3 गोल्ड मारे हैं। ठीक है, इंडिया ने 3 गोल्ड मारे हैं। टोटल मेडल 11 है। टोटल मेडल 11 है। और इसी वजह से इंडिया का मेडल हो चुका है, इंडिया की टैली हो चुकी है पहली। दूसरे नंबर पर 4 मेडल के साथ चाइना आपको दूसरे नंबर पे देखने को मिल जाएगा। चाइना की सेकंड रैंक आपको देखने को मिल जाएगी। हम शूटिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पीछे कुछ टाइम से बहुत अच्छा परफॉर्म हम कर रहे हैं शूटिंग में। ठीक है, इंडिया इज अ टॉप। 21वां सवाल, हाल ही में राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की सचिव बनने वाली पहली अफ्रीका महिला आपको कौन देखने को मिल जाएगी जो राष्ट्रमंडल खेलों की प्रमुख बनी है? इनका नाम है शर्ली बॉचवे। शर्ली बॉचवे आपको देखने को मिल जाएगी। शर्ली बॉचवे आपको देखने को मिल जाएगी। यहीं से मुझे आता है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। देखो, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, मैं आपसे एक होमवर्क क्वेश्चन पूछ रहा हूं। जो आपके नेक्स्ट कॉमनवेल्थ है वो कहां और कब होंगे? नेक्स्ट कॉमनवेल्थ आपके कहां और कब होंगे, ये होमवर्क है। अगर आप देख रहे हैं तो आप जरूर आंसर करना, कब और कहां होंगे। आगे सवाल आएगा, जानेंगे। बट अगर आपको पता है, वीडियो को पॉज करके आंसर करके आइए, मैं यही इंतजार करता मिलूंगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ये लीजिए 22वें नंबर का सवाल आपको देखने को मिल रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, क्रिस्टी कोवेंटी बनी है। क्रिस्टी कोवेंटी बनी है। ये जो महिला है लगभग मेरी ताई की उम्र की होंगी, यही बनी है यहाँ पर इस बार अध्यक्ष। अगर आपसे पूछा जाएगा, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है ये 1894 में बनी थी। इनसे पहले आपको थॉमस बॉक आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, लॉसने स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर है। लुसेने हिंदी में लुसाने बोलते हैं, वैसे लॉसने बोलते हैं उसको, इंग्लिश में लॉसने बोलते हैं, राइट। चलिए, और अगर हम बात करें, अगला सवाल आपके सामने क्या है, तो अगला सवाल ये रहा बच्चे। ठीक। और यार ये ओलंपिक आपको जो देखने को मिलता है 2028 का ओलंपिक आपको कहां देखने को मिलता है? सर ये लॉस एंजलिस में आपको देखने को मिलेगा, एलए। ठीक है, एलए लॉस एंजलिस में आपको देखने को मिल जाएगा, अच्छी जगह है। आगे हम बात करते हैं। 23वें नंबर का सवाल है, इंडिया वेट लिफ्टिंग फेडरेशन IWLF एथलीट आयोग के अध्यक्ष किसे चुना गया? सर दैट इज वन एंड ओनली मीराबाई चानू। मीराबाई चानू को चुना जाएगा। एथलीट कमेटी का जो हेड चुना जाएगा वो मीराबाई चानू को चुना जाने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। देखो, इसमें कुछ था नहीं, इसमें कुछ बचा नहीं था। सिंपली आपको पता होना चाहिए कि भैया इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें हेड कौन बनाए गए हैं? एथलीट कमीशन के। तो दैट इज वन एंड ओनली मीराबाई चानू। ठीक है, परफेक्ट है। 23 के बाद 24वें नंबर का सवाल है, पूछा है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ 2024-25 सत्र का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसको मिला है? सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसको मिला है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 2024 के अवार्ड्स दिए जाते हैं, जैसे अपन क्रिकेट के अवार्ड्स देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये इनके अवार्ड्स आपको दिए जा रहे हैं, और इनके अंदर ही पूछा जा रहा है कि यह आपका आयोजन कहां हुआ था, महिला खिलाड़ी बेस्ट आपको कौन देखने को मिल जाएगी। ठीक है सर, सौम्या गुगेलॉथ, गुगेलॉथ देखने को मिलती है। सौम्या, मुझे सौम्या याद है, सौम्या मुझे याद है, सौम्या गुगेलॉथ करके देखने को मिलती है। गुगे लॉथ आपको देखने को मिलती है, वो वोमेन है। सौम्या क्या है? वोमेन है। ये वोमेन हेड आपको देखने को मिल जाए। क्लास में एक सौम्या आती भी है, मेरे ख्याल से कई सारी सौम्या आती हैं क्लास में, तो आप अपने हिसाब से याद रख सकते हैं। और लड़के, तुम तो भूलोगे ही नहीं, तुमसे तो मैं 100% में इस बात से, मतलब मैं एग्री हूं, तुम्हारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, तुम इसे नहीं बोलोगे। ठीक है, तो ठीक है, तो याद रखना इस बार की जो है ना, पुरुष खिलाड़ी नहीं, ये महिला टॉपर है। इस बार की महिला टॉपर आपको देखने को मिल जाएगी, महिला बेस्ट खिलाड़ी है। ये आयोजन जो हुआ था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का, ये जो आयोजन है ये भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। भुवनेश्वर में आपको देखने को मिल जाएगा, उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ था। ये पूरा जो फंक्शन है उसकी मैं बात कर रहा हूं। और सुभाषीष बोस आपको देखने को मिल जाएंगे, सुभाषीष बोस आपको देखने को मिल जाएंगे, जो मेल कैटेगरी के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जिनके द्वारा इस बार दिया गया है। ठीक है, चलिए बिना किसी परेशानी के अब खालिद जमील और सुजाता कर, खालिद जमील और सुजाता कर, खालिद जमील सुजाता कर, इनको लिखिए, खालिद जमील और सुजाता कर, और सुजाता कर आपको देखने को मिल जाएंगे। सुजाता कर, दोनों में क्या डिफरेंस है यार? ये है मेल कोच, ये आपके मेल कोच देखने को मिलते हैं, और ये आपको देखने को मिलती है फीमेल कोच आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, पच्चीसवें नंबर का सवाल ये रहा, पूछा गया है विराट कोहली ने मई 2025 में क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? कई बार पूछा जाता है विराट भाई के बारे में,
कि इनकी डबल सेंचुरीज वगैरह भी पूछी जा सकती है। जैसे इन्होंने अपनी पहली डबल सेंचुरी 2016 में लगाई थी, किसके खिलाफ लगाई थी? अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन्होंने अपनी डबल सेंचुरी लगाई थी, ठीक है। लेटेस्ट 2019 में लगाई थी, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट लगाई थी। डबल सेंचुरी का क्वेश्चन ही मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। अब इसी के संबंध में आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप याद रखना कि इन्होंने 2025 में क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लिया था? मई 2025 में सर इन्होंने टेस्ट से संन्यास लिया था, ठीक है। टेस्ट से इन्होंने संन्यास लिया था। अब ये आईपीएल वगैरह में खेल रहे हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा टेस्ट से इन्होंने रिसेंटली संन्यास लिया है। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ हम बात करते हैं। अगला सवाल आपको देखने को मिल रहा है, उसके बारे में अब हम चर्चा कर देते हैं। चलिए भाई, ये लीजिए अगला सवाल। क्रिकेटर रोहित शर्मा ने टी20 के बाद मई 2025 में क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास इन्होंने लिया है? इनके बारे में पूछा जा सकता है। सेम जैसे विराट भाई हैं, सेम इन्होंने भी वहीं से अपना जो है संन्यास लिया, और इन्होंने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इसके बाद आपको सवाल देखने को मिलता है 27 में, हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ जो आपको देखने को मिलता है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जो अप्रैल 2025 में इसके न्यू प्रेसिडेंट के तौर पर किसको चुना गया है? इनके बारे में आपको बताना होगा कि किसको यहां पर चुना गया है। तो ये कौन है, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपको ये कौन देखने को मिल रही है, फटाफट से बताइए बिना किसी परेशानी के। कहां की है ये? देखिए, इन्होंने पूरा खून पी रखा है। क्यों खून पी रखा है यार? बैडमिंटन वाले जो लोग हैं खून पी के रखते हैं पूरा। क्यों यार? बैडमिंटन खेलना बड़ा मुश्किल पड़ता है, उसके बावजूद भी इसकी कोच में एक लड़की को लगा रहे हैं। यार ये खून पी लिया इन्होंने हमारा। तो खून से याद रखना, खूनियंग, खूनियंग पटामा, खूनियंग पटामा, ठीक है। खूनियंग पटामा आपको देखने को मिल जाएंगे। ये थाईलैंड के हैं, ठीक है। तो ये भी चलिए, आप शायद ये आप ज्यादा याद रख पाए, पटामा और थाईलैंड का कोई कनेक्शन शायद आप जोड़ पाए। तो थाईलैंड से आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि अभी फिलहाल में थाईलैंड के अंदर जो टेनिस जो है ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसकी हेड भी यही आपको देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए, 27 के बाद 28वें नंबर का सवाल है। चोपड़ा भाई अपना देखने को आपको मिलता है दोहा डायमंड लीग में, लाडले ने कितनी दूर अपना जो है भाला फेंककर अपना नया रिकॉर्ड यहां पर इन्होंने स्थापित किया है? इनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट इनके बारे में मुझे बताइए। इनका जो यहाँ पर थ्रो आया है वो आपको कितना देखने को मिलता है, ठीक है। चलो, बिना किसी परेशानी के देखो, जूलियन वेबर आपको देखने को मिलते हैं। एक पर्सन है जूलियन वेबर, जूलियन वेबर आपको देखने को मिलते हैं। जूलियन वेबर भाई ने 91.26 मीटर फेंका था, और जूलियन वेबर भाई लेके आए हैं गोल्ड। कहां पर गोल्ड लेकर आए थे सर जी? यहीं पर दोहा डायमंड लीग के अंदर। लेकिन नीरज चोपड़ा जी ने 90.23 मीटर यहां पर भाला फेंका था, ठीक है। और कमाल का काम इन्होंने किया था। ये 06 है, 91.06 जूलियन वेबर ने फेंका था, तो इनका 90.23 के साथ था। सिल्वर इन्होंने यहां पर भी जीता है, सिल्वर इन्होंने यहां पर भी जीता है, सिल्वर इन्होंने यहां पर भी जीता है, क्योंकि सिल्वर इनके पीछे पड़ चुका है लगता है। 29वां सवाल, एशिया क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के तौर पर आपको नया व्यक्ति कौन देखने को मिल जाएगा? इनके बारे में आप मुझे बताइए। पाकिस्तान के रहने वाले मोहसिन नकवी आपको देखने को मिल जाएंगे। मोहसिन नकवी है कहां से? मोहसिन नकवी इज फ्रॉम पाकिस्तान, और वही अभी वर्तमान में आपको अध्यक्ष के तौर पर आपको देखने को मिल रहे हैं। 1983 में स्थापना होती है एशिया क्रिकेट काउंसिल की, और इसके हेडक्वार्टर भी आपको देखने को मिलते हैं दुबई में देखने को मिलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 30वें नंबर का सवाल है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 के अनुसार वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का खिलाड़ी किसको चुना गया है? कौन आपको देखने को मिलते हैं जो बेस्ट स्पोर्ट्स में आपको देखने को कौन मिल रहे हैं? बिना किसी परेशानी के बताइए। ट्रैक एंड फील्ड के यह आपको पर्सन देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये अवार्ड क्या है आखिरकार? ये लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन, ये ऑस्कर होता है, इस पूरे फील्ड का ऑस्कर इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए, अगर पूछा जाए तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड्स के बारे में बात बताओ, इसको कहा जाता है ऑस्कर, ऑस्कर कहा जाता है, इसको कहते हैं अपन, इसको बोलते हैं ऑस्कर ऑफ स्पोर्ट्स, इस अवार्ड को कहा जाता है। पॉइंट यहां पर यही आ रहा है, ये पर्सन आपको कौन देखने को मिलते हैं? दैट इज मोंडो डुप्लेंटिस आपको देखने को मिलते हैं। फील्ड, ठीक है, फील्ड एथलेटिक फील्ड के खिलाड़ी आपको देखने को मिल रहे हैं, एथलेटिक्स फील्ड के खिलाड़ी हैं, एथलेटिक्स फील्ड के खिलाड़ी आपको देखने को मिलते हैं।
एथलेटिक्स फील्ड के खिलाड़ी आपको देखने को मिलते हैं। 31वां सवाल आपको देखने को मिलेगा, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 के अनुसार स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का खिलाड़ी किसको चुना गया है। अब वुमेन आपको पूछी जा रही है। अब देखो इसमें आपको फुसानी के लिए मेल को मैंने यहां छाप दिया। अच्छा, मोंडो डुप्लेंटिस है कहां से, मोंडो डुप्लेंटिस है कहां से, स्वीडन से आपको देखने को मिलते हैं। स्वीडन के मोंडो डुप्लेंटिस आपको देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट, जैसे मैंने यहां से पूछा कि महिला के तौर पर आपको कौन देखने को मिलती है, इनके बारे में मुझे बताइए। सर एक जिम्नास्ट है, एक जिम्नास्ट है जो बहुत अच्छा करती है, ठीक है। जिम्नास्ट का नाम क्या है, दैट इज साइमन बाइल्स है, जिम्नास्ट है। जिम्नास्ट आपको देखने को मिलती है, साइमन बाइल्स आपको देखने को मिलती है, जिम्नास्ट है और बहुत अच्छा खेलती हैं, अमेरिकन है, ठीक है, अमेरिकन है, उनके द्वारा ही ये अवार्ड जीता गया है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा 1000 चौके लगाने वाला खिलाड़ी कौन बन चुका है, इनके बारे में बताइए। 32वां नंबर का सवाल है। स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा हो गया है सर, आपसे हिस्ट्री पढ़नी है, न जाने आप मुझसे क्या क्या पढ़ना चाहते हैं। कमाल की बात यह है कि मैं पढ़ाना भी चाहता हूँ और कमाल की बात यह भी है कि मैं पढ़ा भी रहा हूँ आशाएं, उम्मीदें और कार्य तीनों ही चल रहे हैं। ध्रुव भाई आप पढ़ सकते हैं मुझसे, करेबल एप्लीकेशन के ऊपर मौजूद है, वहां पे आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहना चाहूंगा कि YouTube पर एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जिसका नाम है कंप्लीट जीके जीएस फॉर सीजीएल एंड यूपीएसआई। कृपया करके उस प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ें। कमाल की बात होगी कि आप वहां से वो सब कुछ सीख पाएंगे जिसकी वास्तविकता में जरूरत है। कमल का आंसर इसका विराट पाजी हो जाएगा, ठीक है, याद रखना इनके बारे में। 33वें नंबर का सवाल है, T20 में 13,000 रनों का आंकड़ा पार करने वाले, दिस इज अगेन विराट कोहली। आईपीएल में सबसे ज्यादा तेज शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी बने हैं। वैभव सूर्यवंशी के बारे में याद रखना, ये सबसे ज्यादा जो है तेज इन्होंने शतक बनाया, 35 बॉल में इन्होंने खेल खराब कर दिया, ठीक है, याद रखना। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहे थे। इनके बारे में सीधे तौर पर आप याद रखेंगे। स्पीड शतरंज विश्व चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करने वाला है। 30 अक्टूबर से 27 नवंबर में इंडिया में गोवा के अंदर इसके मैच खेले जाने हैं। आईसीसी अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 का खिताब किस देश के द्वारा जीता गया है। मलेशिया में हुआ था और इंडिया के द्वारा जीता गया। जैसा मैंने बताया कि वेन्यू इसका क्या था, वेन्यू इसका मलेशिया में था। मलेशिया में आपको देखने को मिल जाएगा। वेन्यू कहां पर था, सो मलेशिया में इसका वेन्यू आपको देखने को मिल जाएगा बिना किसी परेशानी के। जनवरी और फरवरी में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उपविजेता आपका कौन रहा, दक्षिण अफ्रीका, कायला रेनके, रनर अप कायला रेनके, रनर अप कायला रेनके का मतलब क्या हो गया, कायला रेनके कैप्टन है, रेनके कैप्टन है। अपनी कौन है, निक्की दास आपको देखने को मिल जाएंगी। कैप्टन कौन है, निक्की दास। निक्की क्लास में आती भी हैं, तो निक्की जी याद रखिएगा, आपका निक्की दास नाम से अगर नाम बोलूं तो वह आपको यहां देखने को मिल जाएगा। कमाल की बात, बहुत बढ़िया। ये लीजिए अगला सवाल आपके सामने है, 37वें नंबर का। आईसीसी अवार्ड 2024 में पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का अवार्ड किसके द्वारा जीता गया। जस्सी पाजी ने जीता है। जस्सी पाजी ने सिर्फ यही नहीं जीता, टेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी जस्सी पाजी ने जीता। टेस्ट प्लेयर का अवार्ड भी इन्होंने ही जीता। T20 प्लेयर का इस बार किसने जीता है, T20 प्लेयर का अर्शदीप पाजी ने जीता है। अर्शदीप ने जीता है। अर्शदीप इंडियन है, अर्शदीप आते नहीं, अर्शदीप नाम है ना, अर्शदीप ही तो नाम है उनका, नाम क्या, हाँ ठीक है, अर्शदीप ने ही जीता है। अर्शदीप के द्वारा ही जीता गया बिना किसी परेशानी के, याद रखना, दैट इज अर्शदीप। यही आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, यही आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बच्चा कह रहा है अजमतुल्ला उमरजई कौन है। बाबू अजमतुल्ला ओडीआई प्लेयर है। जो अजमतुल्ला उमरजई जो देखने को मिलता है, उमरजई जो देखने को मिलता है, उमरजई दैट इज ओडीआई प्लेयर है, वो ओडीआई प्लेयर आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, वुमेन को फ्लिंटॉफ ट्रॉफी मिलती है, फ्लिंटॉफ ट्रॉफी भी आपको देखने को मिलती है। रैचल फ्लिंटॉफ ट्रॉफी भी आपको देखने को मिलती है। वो किसको मिली है, मैला कैर को मिली है। मैला कैर न्यूजीलैंड से है। वुमेन के केस में जाएंगे तो मैला कैर को मिलेगी, वुमेन के केस में मैलिया कैर को मिलेगी, मैलिया कैर। इसको फ्लिंट ट्रॉफी भी मिल जाएगी। फ्लिंट ट्रॉफी लड़कियों को मिलती है, ट्रॉफी लड़कियों को मिलती है। और कमाल की बात यह है कि फ्लिंट ट्रॉफी में अगर आप याद रखोगे तो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को मिली है जिनका नाम है मैलिया कैर। जो वो होता है टेनिस, टेनिस के अंदर 2 अवार्ड आपको देखने को मिलते हैं। बिली जीन ट्रॉफी देखने को मिलती है जो लड़कियों को मिलती है, केवल बिली जीन ट्रॉफी। वो इस बार की किसने जीती है, इटली ने जीती है। बिली जीन टेनिस की ट्रॉफी है, वुमेन्स को मिलती है, जो इटली ने जीती है। चाहो तो लिख सकते हो, जो बिली जीन ट्रॉफी आपको देखने को मिलती है, बिली जीन ट्रॉफी है, बिली जीन, बिली जीन। तो बिली जीन ट्रॉफी किसको मिली है सर, इटली ने जीती है 2025 में। टेनिस की है, वुमेन टेनिस की है, टेनिस वुमेन्स को मिलती है, टेनिस वुमेन्स को आपको देखने को मिलती है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल, 38वां सवाल ये रहा।
Who among the following was appointed as the Directorate General of Civil Aviation, DCGA के जो हेड चुने गए हैं वो कौन चुने गए हैं, इनके बारे में बताइए सर। DCGA के जो हेड चुने गए हैं ये कोई और नहीं है, फैज अहमद किदवई आपको देखने को मिलते हैं। फैज अहमद किदवई आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा सवाल था, ऑप्शंस अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ये लीजिए 39वें नंबर का सवाल है। फरवरी 2025 में एक एवलांच स्ट्रक ए बॉर्डर रोड, एक यहाँ पर क्या हुआ, फरवरी 2025 में सीमा सड़क संगठन ने इसके शिविर पर हिमसंकलन के कहा हमला किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 8 लोगों की मृत्यु हो गई। ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, सीधे तौर पर पूछा जाएगा। यहां पर कई सारे लोगों की, लगभग 8 लोगों की डेथ हो गई, तो ये कहां पर आपको देखने को मिलता है सर। अब देखना, एक कमाल की बात है, एक सवाल और क्लियर हो गया यहां से सर। लेह लद्दाख में है, ठीक है, तवांग आपका अरुणाचल में है, कारगिल लद्दाख में है। कारगिल किस लिए फेमस है? कारगिल में एक विशेष प्रकार का कोयला पाया जाता है। कौन सा कोयला कारगिल में पाया जाता है? ज्योग्राफी का सवाल है। आप सभी जानते हैं कि ज्योग्राफी के मेरे फुल फ्लैश चैप्टर्स तो अभी नहीं आए हैं, बट पॉइंट ये है कि मेरे ज्योग्राफी के उस तरीके के चैप्टर्स आ गए कि आपको पढ़ना आसान हो जाए। कल मेरी ज्योग्राफी की एक रिकॉर्डेड वीडियो आ रही है जो माउंटेन्स को लेकर है। उसके बाद मैं आपको कंटिन्यूअसली वन शॉट पॉलिटी भी कराने वाला हूं, जो थियरी में कराऊंगा। कल ही उसकी क्लास भी है। तो इसमें याद रखना, माना पास आपको देखने को मिलता है, माना पास आपको देखने को मिलता है, जो कि आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है, जो करेक्टली आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना। 39 के बाद 40वें नंबर का सवाल है, ये रहा। व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025? जो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 आपको देखने को मिल रही है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि ये कहां पर थी, कब थी? मार्च में थी 5 से लेकर 7 तारीख तक। मार्च में थी 5 से लेकर 7 तारीख तक। मार्च में थी 5 से लेकर 7 तारीख तक। 5 से लेकर 7 2025 में आपको देखने को मिली है। दूसरा है कि विश्व सतत विकास सम्मेलन की थीम के बारे में पूछा जा रहा है। तो लाडले, इसकी थीम तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। ये न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिली है, न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिली है भूपेंद्र पटेल के द्वारा। ठीक है, भूपेंद्र पटेल के द्वारा इसको इनॉग्रेट भी किया गया। और करेक्ट आंसर की बात करूं, सतत विकास और जलवायु समाधानों को तेज करने के लिए सॉल्यूशन, पार्टनरशिप फॉर द एक्सलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द क्लाइमेट सॉल्यूशन इसकी थीम थी। 41वां सवाल है। एक केस आपको देखने को मिला था, सुरेश वी और स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस केस 2025। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूल डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में माना था? सुप्रीम कोर्ट ने मृत्यु पूर्व बयान के लिए क्या कहा था? जैसे इंपोर्टेंट केसेस हैं, अब इससे सवाल बार बार बनेंगे, एग्जामिनेशन में बार बार बनेंगे, तो क्या इसके लिए आप चाहते हैं कि मैं इंपोर्टेंट केसेस आपको करा दूं? सोचिए सोचिए, क्या आप चाहते हैं मैं इंपोर्टेंट केसेस आपको करा दूं? देखो, करेक्ट है, मृत्युपूर्व बयानों के लिए सहायक साक्ष्य की आवश्यकता होती है। परफेक्ट है। मेरी सिस्टर वर्तमान में लॉ प्रैक्टिस कर रही हैं और इसके बारे में उन्होंने मुझे कई बार बताया था, और ये बात मैं आपको भी कई बार बता चुका हूं। ठीक है, तो उसके बारे में भी याद रखना। ये लीजिए, अगला सवाल आपके समक्ष ये रहा। 42वें नंबर का सवाल है। इस तरीके के सवाल, ये प्योर सीजीएल है, दिस इज प्योर सीजीएल पैटर्न है। ये, इसको बनाने में मैं हंस गया हूं, क्योंकि मुझे बनाने में बहुत टाइम लगा है। मैं खुद ही अपना कंटेंट बना रहा होता हूं, तो टाइम लग जाता है। तो इसमें आपको यही पूछा गया, प्योर सीजीएल कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल रहा है। पूछा गया है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऐसा एक क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल पर आया था, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन डाल के दे दिया। क्लास को लाइक क्यों नहीं कर पा रहे हो, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है। अरे ना मानेगा। द बीजेपी वोन मोर देन 100 सीट। क्या बीजेपी ने 100 से अधिक सीट जीती? मुझे ऐसा लगता है कि स्टेटमेंट सही है। हाँ जी, बीजेपी ने 100 से अधिक सीटें जीती हैं। महाराष्ट्र में टोटल सीट आपको कितनी देखने को मिलती है, फटाफट बताइए। दूसरा है कि कांग्रेस ने 2019 की तुलना में अपनी सीटों में सुधार किया है? बिल्कुल नहीं किया। कांग्रेस सुधार करने के लिए तैयार ही नहीं है। शिवसेना शिंदे गुट ने उद्धव गुट की तुलना में, हाँ, शिवसेना का शिंदे गुट ने उद्धव गुट की बहुत मट्टी पलीत हुई है इस बार। महाविकास आघाड़ी, अरे हाँ, मतलब सही है ये, क्योंकि मैंने बोला कि उद्धव गुट नहीं कर पाए, सही स्टेटमेंट है। मैंने बताया महाविकास आघाड़ी गठबंधन सरकार बनाने में सफल रहा। अबे नहीं ने, इसमें सरकार बनाई है बीजेपी ने भाई, यहाँ पे। ठीक है, सरकार बनाई है बीजेपी ने। तो करेक्ट आंसर इसमें आपको डेविल भाई, ये आपको देखने को मिल जाएगा 1 से लेके 3। डेविल भैया मान जा, डेविल ध्यान दो यार। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा 43। पूछा गया कि अप्रैल 2025 में इंडिया और चाइना ने इनिशिएट करके डिस्कशन किया, और डायरेक्ट पैसेंजर फ्लाइट जो सस्पेंड कर दी गई है, वो कब से लेके सस्पेंड कर दी गई थी, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। फटाफट बताइए। देखो हुआ क्या, 2020 की बात है। इंडिया में एक दिक्कत हुई, नेपाल के साथ हमारे, सॉरी, चाइना के साथ हमारी सिक्किम वाले रीजन में आपको देखने को मिलती है घाटी, नाकुला पास। ठीक है, वहां पर चल रही थी दिक्कतें, उसके साथ हमारी दिक्कतें चलती रहती है। अभी क्या था कि 2020 में दिक्कतें चल रही थी, ठीक है, और झड़प हो गई थी। ठीक है, झड़प हो गई थी नाकुला पास में। तो मना कर दिया था कि भाई नाकुला पास की झड़प के चलते हम कोई भी फ्लाइट को यहां से नहीं उड़ने देंगे। अब उन्होंने कह दिया ठीक है, आप ले लेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। 43 के बाद 44 है।
मई 2025 में मैनेजमेंट ऑफ पलामू टाइगर रिजर्व वाज इन टॉक विद द ट्रैफिक, अ जॉइंट इनिशिएटिव बिटवीन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर टू ऑब्टेन ए स्निफर डॉग फूड। इस स्निफर डॉग्स के बारे में बात की जा रही है, स्निफर कुत्ते के बारे में बात की जा रही है, और ये किस की बात चल रही है? देखो बात को समझो। मैं यही समझ गया था पलामू टाइगर रिजर्व है क्या, पलामू टाइगर रिजर्व के अंदर तस्करी चल रही है। क्या चल रही है? तस्करी, ड्रग तस्करी, ड्रग माफिया चल रहा है। तो उसके लिए एक स्निफर डॉग चाहिए। तो इंटरनेशनल यूनियन के साथ बात करके वो स्निफर डॉग आ जाएगा। तो वो स्निफर डॉग कहाँ कहाँ पे काम करेगा? सर बात यह, पलामू आपको कहाँ देखने को मिलता है? झारखंड में देखने को मिलता है भाई साहब। रलाडली की तय झारखंड में है यो। तो झारखंड में क्योंकि आपको देखने को मिलता है, तो झारखंड के पास ही आपको पता लगता है। सर बेतला टाइगर, बेतला नेशनल पार्क तो वही है, और ये टच भी बेतला से ही होता है, तो करेक्ट आंसर भी बेतला ही होगा ना। अब इसमें मैच ही नहीं कर पा रहे, कितनी गलत बात है। ऑप्शन को देखकर डर क्यों रहे हो? मैच करो बस खाली, ठीक है, आप अपने आप समझ जाएंगे। 45वें नंबर का सवाल ये रहा, Who among the following has become the first woman officer to take over as the Director General Armed Forces Medical Services? Armed Forces Medical Services के अंदर आपको जो महिला देखने को मिली है उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, कौन महिला देखने को मिलती है? अब यहाँ पे देखो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। विजय किशोरी राहतकर कौन है? सर मैंने बताया नेशनल वुमेन कमीशन की हेड है, तो ये आंसर में नहीं हो सकती। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये डीजी बनी है, महिला अधिकारी है, दैट इज आरती सरीन। अंजू राठी राणा, तो यह तो आपकी जुडिशियल अपॉइंटमेंट इनका हुआ है, जुडिशियरी अपॉइंटमेंट हुआ है इनका, ये कैसे हो जाएंगे? 46वें नंबर का सवाल ये रहा, मार्च 2025 में इंडिया की पार्लियामेंट पास एक बिल ऑफ लैंडिंग बिल 2025। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लेजिस्लेशन? मार्च 2025 में भारतीय संसद ने बिल ऑफ लैंडिंग बिल 2025 पारित किया। तो बिल ऑफ लैंडिंग बिल के बारे में हम बात करें, बिल ऑफ लैंडिंग बिल किस लिए रिलेट करता है? तो जो बिल ऑफ लैंडिंग बिल है इसके बारे में बात कर रहे हैं, किससे रिलेट करता है बताइए। देखो बिल ऑफ लैंडिंग बिल आपको उतरना है, बिल्कुल उसी के रिगार्डिंग आपको देखने को मिल जाएगा बिल, ठीक है। अब हुआ ये था मिस तमन्ना जी, कि यहां हमें पता लगा कि 169 साल पहले जो कानून चला करते थे, ओल्ड शिपिंग लॉज चला करते थे, उनको इसमें रीजिनोवेट किया है, रीजिनोवेट किया है, उसके रिगार्डिंग यहां बात की जा रही है, ठीक है। चलिए, अब करेक्ट आंसर यहीं पर ये पता लगता है, उसको रीजिनोवेट करने के लिए बिल ऑफ लैंडिंग बिल 2025 लेकर आया गया, जिसको संसद ने पारित किया है। तो यहीं से आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे जहाज रानी मंत्रालय वर्तमान में किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिप्स वर्तमान में किसके पास है? ये आपसे पूछा जा सकता है कि सर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिप्स किसके पास है? पोर्ट एंड शिप्स आपको किसके पास देखने को मिलती है, इनके बारे में जरूर बताओ, ठीक है। आगे आने वाला सवाल इन्हीं के बारे में है, ठीक है। बात करिए 47वें नंबर का सवाल है, पीएम मोदी विजिट टू विच कंट्री नवंबर 2024 मार्क द फर्स्ट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर इन 17 साल। पीछे 17 सालों में यहां पर जाने वाले अपने मोदी जी और मोदू जी पहले यहां पर व्यक्ति बने जो भारत के पीएम है और विदेश में गए हैं। हिस्ट्री बुक कब तक आएगी बाबू? कंप्लीट जी के आने वाली है अगले हफ्ते, और मेरी स्ट्रैटेजी जी के आ चुकी है, आप अपने नजदीकी मार्केट में जाके खरीद सकते हैं। मैं लॉन्च इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि ऑनलाइन हमने 5,000 बुक छपवाई थी, ये सोच के कि हो सकता है किताब ना बिके। भाई डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पैसे लग जाते, एक तो मेरे पास है ही नहीं, उस पर प्लस मैं कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा था। तो 5,000 किताब बनी और वो सेम डे बिक गई। हमें नहीं था अंदाजा कि वो सेम डे बिक जाएंगी, वो सेम डे बिक गई, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई तुरंत से, तो मैं लॉन्च नहीं कर पाया। मार्केट में वो अवेलेबल है, शायद 2,000 कॉपी मुखर्जी नगर में बची हुई हैं, वो एक्स्ट्रा थी, 7,000 मतलब 5,000 के अलावा थी, तो वो 2,000 कॉपी शायद मार्केट में है, और शायद अब तक वो बिक गई हो, वरना आप खरीद लेना, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा उसमें याद रख लेना। ये नाइजीरिया गए थे अपने मोदी जी, और नाइजीरिया का हाईएस्ट ऑनर भी इन्होंने यहाँ से रिसीव करा है, ठीक है, हाईएस्ट ऑनर भी इन्होंने यहाँ से अपना रिसीव करा है। हाँ आप अपनी मार्केट से खरीद सकते हैं। कहाँ कहाँ पे अभी हमारी किताब है? आगरा, कोलकाता, सॉरी आगरा, कानपुर, कोलकाता, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, इन सब जगह में है, ठीक है। यूं क्यों लिख रहा है? तू क्षमा बनकर दिल में रोशनी जगाओ, हम मोम की तरह पिघलते रहेंगे, बेटा मान जाओ, है ना, वरना उस मोम में मोमबत्ती बना दूंगा आपकी। ध्यान दीजिए, भारतीय मूल के पहले व्यक्ति जिन्हें वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, फटाफट इनके बारे में बताइए। सर दैट इज वन एंड ओनली अजय बंगा जी। अजय बंगा जी को रिसेंटली अपॉइंट किया गया था वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के तौर पर, तो इनके बारे में आप सीधे तौर पर याद रखेंगे, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के तौर पर इनको नियुक्त किया था। वॉशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर्स है, वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन, वॉशिंगटन। अरे टीम की गलती थी, टीम ने एक दिन पहले लॉन्च कर दी बिना पूछे, और मुझसे कहा कि सर हम ट्राई करके देख रहे हैं, डेमो में है, बस हो गया काम खराब, ठीक है। और यहाँ पर आते हुए 20 रुपए का चढ़ावा चढ़ा दिया गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया जी।
1944 में आपको देखने को मिल जाएगा। वर्ल्ड बैंक आपका बना था, वॉशिंगटन डीसी इसके हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलते हैं। अजय बंगा इंडियन हेड है। आगे हम बात करते हैं, 49वां सवाल है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बन गए हैं, इनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। हु इज द न्यू सीईओ ऑफ नीति आयोग, ये कौन बने हैं? सीईओ सर दैट इज बीवीआर सुब्रमण्यन। उपाध्यक्ष वैरी आपको देखने को मिल जाएंगे, उपाध्यक्ष सुमन वैरी आपको देखने को मिल जाएंगे, सुमन वैरी आपको उपाध्यक्ष के तौर पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। ठीक है, सीईओ आपको देखा है। अब नीति आयोग के आप जानते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 15 अगस्त 2014 को अनाउंस किया गया था, अनाउंस इसको किया गया था। और यह आपका 1 जनवरी 2015 में इसको भाई वर्किंग इसकी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, बिहार में किताब अवेलेबल है 50। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष की बात की जा रही है, तो सुमन बैरी है। आगे हम बात करते हैं 50 सवाल के बाद 51वां सवाल, भारत का दूसरा लोकपाल किसे नियुक्त किया गया है? लोकपाल जो बिल है ये सबसे पहले 1967 में आया था, इसके बाद यह 22 बार पेश किया गया, 22 बार पेश किया गया, 22 बार फेल हुआ। 2013 में पुनः पेश किया गया था, और तब जाके 2014 में पास हुआ था लोकपाल का बिल। ये होता गया है कि करप्शन ना हो उस चीज के लिए होना था। ठीक है, चलिए। बिहार वाले, अरे भाई बिहार में किताब अवेलेबल है आपकी, पटना में अवेलेबल है किताब, कानपुर में तो है ही, अरे बिहार में तो काफी बिकी है यार वो किताब, ले सकते हैं आप वहां से, कोई दिक्कत नहीं है छोटू। हाय सर, हाय सर। तो अब मुझे बताइए ये आपको कौन देखने को मिल जाएंगे? पिनाकी चंद्र घोष पहले हैं, पहले पर्सन हैं जो इस पद पर बैठे हैं, तो वो पहले पर्सन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अभी मुझे बताइए यहाँ पर दूसरे लोकपाल के तौर पर कौन नियुक्त हुए हैं, उनके बारे में बताइए। अजय मानिक राव खानविलकर आपको देखने को मिल जाएंगे, खानविलकर साहब आपको देखने को मिल जाएंगे। करेक्ट आंसर इसमें सी आपका हो जाएगा। 51वां सवाल, 52वां देखिए, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ये 1997 में आपका बना था, जिसको बोलते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसमें आपको हेड जो देखने को मिलते हैं दैट इज अनिल कुमार लोहाटी देखने को मिलते हैं। अरविंद पनगड़िया कौन है? अरविंद पनगड़िया के बारे में याद रखना, ये आपकी 16th वित्त आयोग के हेड आपको देखने को मिलते हैं, वित्त आयोग के हेड आपको देखने को मिलते हैं, वित्त आयोग हेड आपको देखने को मिलते हैं, जिनका टेन्योर 2026 से लेकर 31 के बीच में देखने को मिल जाएगा। अगला सवाल 53वां, भारत सरकार ने 16 वित्त आयोग का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है? मैंने बताया अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया है। 53 के बाद बाबू 54वां सवाल ये रहा, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का सचिव किसको नियुक्त किया है? अरविंद पनगड़िया। 54वां काट देना, इस पे से रिपीट हो गया सवाल। ठीक है, अब रिपीट हो गया, डिलीट करो इसे, रिपीट सहन नहीं है भाई, बड़ा अच्छे। ठीक है, ये बताइए 54वें नंबर का सवाल है, ये रहा, भारत के नए सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में, अच्छा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कब बना था? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कब बना था और किस समिति की सिफारिश पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आपको देखने को मिला है? ठीक है, इनके बारे में आप मुझे बताइए। अरे एक मिनट, ये सवाल सही तो था तरीके यार, वित्त आयोग का एक गलती हो गई। ऋतुराज अवस्थी कौन है? ये हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के हेड है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के हेड नहीं है ये, हमारे आपको जो देखने को मिल जाएंगे, जो वर्तमान में हमारा विधि आयोग है उसके हेड है, ये विधि आयोग के हेड है, ये विधि आयोग हेड है आपके, विधि आयोग हेड आपको देखने को मिल जाएंगे। ये दिक्कत ये हो गई है कि अभी जो सवाल गलती से मिट गया है उसके बारे में याद रखना, ऋत्विक रंजन पांडे हैं, क्योंकि वित्त आयोग सचिव थे वो। वित्त आयोग सचिव कौन थे? वित्त आयोग सचिव आप देख लेना, सचिव थे वो, ऋत्विक रंजन आपको देखने को मिलते हैं, ऋत्विक रंजन आपको देखने को मिल जाएंगे, ऋत्विक रंजन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं, 54वां सवाल मैंने बता दिया। सीवीसी के तौर पर अभी आपको कौन देखने को मिल जाएंगे? जो सीवीसी हेड आपको देखने को मिल जाएंगे दैट इज एएस राजीव, एएस राजीव आपको देखने को मिल जाएंगे, एएस राजीव आपको देखने को मिल जाएंगे। मैंने पूछा था कि सीवीसी आपका बना कब था? 1963 और 64 के मध्य इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था सीवीसी को। ये सीबीआई के साथ ही बना था। सीबीआई इसलिए बना था कि कोई सरकारी आयोग इस प्रकार से कोई भी मतलब मैटर ना कर पाए, उसके लिए सीबीसी बना था और सीबीआई बना था, किसी भी विशेष मामले में कोई भी घोटाला ना हो। ठीक है, चलो डेवू ले बाबू 55वें नंबर का सवाल आप मुझे बताएंगे। पूछा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है, इनके बारे में मुझे बताइए। आपसे पूछा जा रहा है, ये किस आर्टिकल में देखने को मिलता है, ये भी आपसे बार बार पूछा जाता है। ठीक है सर, एक बच्चा कह रहा है सर पैट का करंट अफेयर करवा दो, अंकित अग्निहोत्री।
पैट का करंट अफेयर कराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। पैट की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, जाके देख सकते हैं। करेक्ट आंसर इसमें बच्चे ये है बाबू, बुक एंड ऑथर की जो बच्चा क्लास मांग रहा है, कृपया करके सर्च कर ले बुक एंड ऑथर बाय जीत राणा। सवाल ये रहा आपके सामने, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की बात की जा रही है। यह किशोर मकवाना आपको देखने को मिलते हैं, किशोर मकवाना। इसके लिए आर्टिकल देखने को मिलता है 338 आर्टिकल आपको देखने को मिलता है, जो संविधान के भाग कौन से में देखने को मिलता है? संविधान के भाग 16वें में आपको ये देखने को मिलता है, 16th भाग में संविधान के में देखने को मिलता है। इनके बारे में सीधे तौर पर आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 55वें सवाल के बाद 56वां सवाल पूछा है कि BRO, हे ब्रो, ब्रो के हेड के बारे में पूछा गया। ब्रो के हेड आपको कौन देखने को मिले? ब्रो की स्थापना 1960 में होती है, न्यू दिल्ली इसके हेडक्वार्टर है। ब्रो के हेड के बारे में पूछा जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवास आपको हेड देखने को मिल जाएंगे। रघु भाई को छेड़ना मत, लेफ्टिनेंट गवर्नर रघु श्रीनिवास आपको देखने को मिल जाएंगे। ब्रो की स्थापना 1960 में हुई थी। इसके हेडक्वार्टर आपको जो देखने को मिलते हैं, दे आर एट न्यू दिल्ली, जो इसके हेडक्वार्टर्स हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 57वें नंबर का सवाल है, आरपीएफ के नए महानिदेशक के तौर पर किसको नियुक्त किया जा रहा है? सर दैट इज वन एंड ओनली मनोज यादव जी आपको देखने को मिल जाएंगे। कि नाम नहीं बताया कदे गाड़ी रोक टोल पे यारा की पहचान होवे कल्ले कल्ले नाम तय, कल्ली बस तू है जो नाम लेके बोले नहीं, बाकी सारे राव साहब का मैं तैयार थे। तो ऐसा इनका ऑरा है, बढ़िया आदमी है। ठीक है, 58वें नंबर का सवाल है, पूछा गया कि हु इनॉग्रेटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट इन द न्यू दिल्ली 29 मार्च। 29 मार्च में एक इनॉग्रेशन आपको यहां देखने को मिला था। तो पूछा यह जा रहा है किसके द्वारा यहां पर इनॉग्रेट किया गया था? तो ये कोई और नहीं बल्कि हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। एनवायरनमेंट से मुझे याद आया, एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? फटाफट मुझे इसके बारे में बता दीजिए, इसका डे आपको कब देखने को मिलता है? तब तक मैं कमेंटों के कुछ बच्चों के जवाब दे देता हूं। सर एसीआईओ के करंट अफेयर्स करा दो, उसके लिए एसीआईओ के लिए करंट अफेयर पर्याप्त है, आप पढ़ सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में एसीआईओ के मैं नए करंट अफेयर करा दूंगा, उसमें सारे में स्टेटमेंट बेस रखूंगा। सर जी दूसरा है आर्यन सिंह का सवाल है। आर्यन ऑफलाइन का बच्चा है, काफी अच्छा पढ़ता है। तो आर्यू का जो जवाब है, आर्यू भाई मुझसे कहना चाहते हैं सर आपने बुक एंड ऑथर पे स्टैटिक जीके की थियरी रोक दी थी, उसको आगे करा दीजिए। आपकी बात मैंने सुन ली है, कल उस पर कार्रवाई हो जाएगी। आगे हम बात करते हैं 5 जून आपको एनवायरमेंट डे के तौर पर देखने को मिलता है, ऐसा एस्पिरेंट वर्ल्ड का कहना है और सुष्मिता का कहना है। और अब यहां पर एस्पिरेंट वर्ल्ड और सुष्मिता की बात को कैसे टाला जाए, इसलिए 5 जून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 59वां नंबर का सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वाज अ पार्ट ऑफ 15th नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेशन हेल्ड इन जनवरी 2025। आपको एक यहां पर देखने को मिला, एक फंक्शन देखने को मिला जो अभी सेलिब्रेट हुआ था, तो इसके बारे में ही आपसे पूछा जा रहा है। वोटर्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? सर ये 25 जनवरी को किया जाता है। ठीक है, चलिए 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे आपका किया जाता है। 25 ऑफ जैन को नेशनल वोटर्स डे के बारे में याद रखना, 25 जनवरी को ये रखा जाता है। और पूछा जाए तो इसमें याद रखना, प्रेजेंटेशन ऑफ द बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन प्रथाओं के पुरस्कार का प्रस्तुतिकरण किया गया था। क्योंकि 25 जनवरी 1950 में आपके ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था, जो कि हमें आर्टिकल 324 में देखने को मिलता है। और इसी के बेसिस पर हमें पता लगता है कि इसके लिए सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन प्रथाओं के पुरस्कार का प्रस्तुतिकरण किया गया था। ठीक है, इसके बारे में याद रखना। आगे हम बात करते हैं। सर आप अपना गिफ्ट ले लीजिए। मैं गिफ्ट लेता नहीं हूं, मैं गिफ्ट देता हूं। आप सभी को मैं गिफ्ट दे देता हूं टीचर्स डे का। मैं इस बात की शपथ लेता हूं कि इस चैनल जीत राणा जीएस को मैं आप सभी छात्रों के नाम करता हूं। आज के पश्चात या अब से पहले भी इस चैनल पर हो रही सभी गतिविधियां और आगे होने वाली भविष्य की सभी गतिविधियां सभी छात्रों के समर्थन में होंगी, और इसमें किसी भी प्रकार से आंशिक तौर पर भी निजी स्वार्थ के बारे में सोचे बगैर आप लोगों के लिए काम किया जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, 60वें नंबर का सवाल है। अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग डिस्कशन पेपर रिलीज इन जनवरी 2024। जनवरी 2024 में एक नीति आयोग का एक रिकॉर्ड जो है रिलीज हुआ था। पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी स्टेट है जिसके द्वारा हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल एस्केपिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बिटवीन 2023 से 2022 के बारे में पूछा जा रहा है। वो आपको कहां देखने को मिले हैं? इसके बारे में बहुत बड़ा सवाल बने, दोबारा भी बने, और उसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं और देखिए जरा इसके बारे में। दरअसल हुआ यह है कुछ इस प्रकार से कि नीति आयोग के जो आपके डिस्कशन पेपर रिलीज हुए, उसमें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में बात की जाएगी। इसमें बेस्ट स्टेट आपको कौन सा देखने को मिला जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है? बेस्ट स्टेट मतलब जहां लेस गरीबी है, सबसे कम गरीबी आपको जो देखने को मिली, दैट इज एट ओडिशा। सर आप सोच भी नहीं सकते होंगे,
और सबसे ज्यादा जो इसमें देखने को मिली है, मतलब वर्स्ट परफॉर्मेंस किसकी है? बिहार। हंस रहे हो? हंसवाऊंगी हंसवाऊंगी। तो बेस्ट अगर हम बात करें, मैक्स गरीबी आपको जो देखने को मिल जाएगी, अब तक आपने सेवनी मैक्स देखा होगा, लेकिन अब मैक्स गरीबी देखो। सो दैट इज कहीं और नहीं, बिहार इसमें सही जवाब होगा। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस यानी जिसने अपने यहाँ की गरीबी को बहुत कम कर दिया, ठीक है। तो एक्सपोलेटेड वैल्यू अगर हम देखें तो वो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा बेहतरीन आपको देखने को मिल जाएगी। पहले यहाँ बहुत ज्यादा गरीबी थी, लेकिन आज की डेट में इन्होंने खेल ही खराब कर दिया है। अच्छा, अगर हम बात करें, बिहार हाई पॉपुलेशन में है, लेकिन अगर हम बात करें, बिहार से भी खराब स्थिति झारखंड में है, बाकी जगह में भी है, बट बिहार में पॉपुलेशन बेसिस पर संख्या में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं। नेहा, इकोनॉमिक्स में करा दूंगा, कृपया करके आप 61वें सवाल का मुझे जवाब दे दो। जनवरी 2025 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदाता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी थीम शुरू की गई थी? देखो, थीम इसमें शुरू की गई है वोटर्स डे पर। उस थीम का नाम क्या था? सब थीम का नाम कुछ और नहीं था, नथिंग लाइक वोट आई वोट फॉर श्योर। नथिंग लाइक वोट आई वोट फॉर श्योर। वोट जैसा कुछ नहीं, मैं वोट जरूर डालूंगी या डालूंगा, इसके बारे में याद रखिएगा। अगला सवाल ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर, 62वें नंबर का सवाल है। सवाल आप मुझे फटाफट से बताइए। मई 2025 में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित होने वाला है? इसके बारे में पूछा जा रहा है। मुंबई में कौन सा शिखर सम्मेलन आपका आयोजित होने वाला है? अब ये हो चुका है, अब ये हो चुका है भैया। आयोजन था वेव का, वेव का आंदोलन होना था, आयोजन होना था, वेव का आयोजन हो चुका है। वेव के आयोजन में किस देश को अलग से इनविटेशन भेजा गया था? ये मुझे बताइए। ठीक आंसर है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। वेव का आयोजन यहां पर होना था, तो वेव्स आपको देखने को मिल जाएगी, वेव्स आपकी हुई हैं। तो बाबू पूछा यह जा रहा है कि वेव्स 2025 में किस देश को अलग से न्योता भेजा गया? कौन सा ऐसा देश बना जिसको अलग से न्योता भेजा जाता है, उसके बारे में मुझे बताइए। ठीक है, चलिए, ये बढ़िया है। इसको कौन चलाता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग चलाती है। अब पूछा यह जा सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है। यूपीएसआई की क्लास कब से होते हैं सर? बच्चे वो मंडे में स्टार्ट होंगी, सुबह से होती हैं। सुबह 10 बजे का स्लॉट है यूपीएसआई का। कह रहा है माहौल पूरा वेवी अद्भुत, मतलब ये नहीं मानेगा। यहाँ पे कहा गया है रुचि के द्वारा, रुचि, ठीक है, आपका इंतजार रहेगा। ठीक है, फटाफट आप मुझे बताइए। फटाफट हम जो सवाल पूछा गया है इसके बारे में चर्चा करें। ठीक है, चलिए, ओके। हेलो हेलो, आ रही है आवाज? ठीक है। सौरभ भी क्लास में आ चुका है काफी लंबे टाइम के बाद, बहुत बढ़िया। नहीं बता पा रहे हैं, मतलब एक तो होता है हालत खराब होना, एक हालत खस्ता हो जाना होता है। वैसे तो देखो वेव के अंदर 30 कंट्री आई थी, वैसे तो देखो वेव के अंदर 30 कंट्री आई थी। ठीक है, चलिए, वेव के अंदर वैसे तो आपको देखने को मिल जाएंगे 30 कंट्रीज आपको देखने को मिली हैं, बट पॉइंट यही है कि इंडिया ने किसको इनवाइट किया था। ये सवाल मैंने कल पूछा था आपसे, इंडिया इनवाइट किसको कर रहा है? इंडिया ने इनवाइट किया था चिली को, चिले को इंडिया ने इनवाइट किया था। जो बच्चे पूछ रहे हैं टोटल सवाल कितने हैं, लगभग आपके 100 के आसपास के सवाल होंगे, थोड़े से सवाल और कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। 63वें नंबर का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग श्रीलंकन सिटी डिड पीएम मोदी विजिटेड इन द 2025 टू पे ट्रिब्यूट टू द सैक्रेड जो है टेंपल? एक बड़ा ही पवित्र सा मंदिर बनाया गया है, बड़ा ही पवित्र सा मंदिर बनाया गया है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि वो मंदिर को देखने के लिए पीएम मोदी गए हैं। तो वो अनुराधापुर में बनाया गया है जो श्रीलंका में है, और यहां पर जब ये गए थे तो यहां इनको श्रीलंका का सबसे बेहतरीन अवार्ड भी मिला था। ठीक है, याद रखना, जिसको मित्र भूषण कहा जाता है। तो श्रीलंका का जो मित्र भूषण अवार्ड है, जो मित्र भूषण अवार्ड है, वो किसको मिला है? वो वन एंड ओनली अपने मोदी जी को मिला है मित्र भूषण अवार्ड। तो इनके बारे में भी याद रखेंगे। अगला सवाल आपको देखने को मिल जाएगा, 64वें नंबर का सवाल है, फरवरी 2025 में विच बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड 10 बिलियन 3-ईयर डॉलर पर रुपी स्वैप ऑक्शन? ये आरबीआई के द्वारा रुपी डॉलर ऑक्शन रखा गया है। 10 बिलियन डॉलर के 3 साल के डॉलर या रुपए का जो स्वैप है वो रखा गया है, जिसके अंदर नीलामी होगी और इसके अंदर स्वैप आपको देखने को मिल जाएगा। फटाफट से हम बात करते हैं आगे, ठीक है, बिना परेशानी के देखते रहेंगे। ये लीजिए 65वें नंबर का सवाल ये रहा, पूछा जा रहा है, जनवरी 2025 में आयोजित 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम क्या थी? इसके बारे में मुझे बताइए। इस बार आपको
जो है ट्रिनैड एंड टोबैगो कंट्री जो है, ट्रिनाड एंड टोबैगो कंट्री जो है, वो इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस पर आई थी, जो कि आपको देखने को मिलता है 9 तारीख में। ट्रिनैड एंड टोबैगो आपको देखने को मिलता है 9 जनवरी 2025 के अंदर प्रवासी भारतीय दिवस आपको देखने को मिला। कहां देखने को मिला था? भुवनेश्वर में देखने को मिला था। कमाल की बात यह है कि अगर मैं बात करूं, यह 1915 में जो अपने गांधी जी श्रीलंका से साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, उसकी वजह से सेलिब्रेट किया जाता है। पूछा यह जा रहा है कि इस बार की जो थीम है वो क्या थी? डायस्पोरा थीम थी इसकी। काफी बच्चे डायस्पोरा बोल रहे हैं, इसे डायस्पोरा थीम थी इसकी। बच्चों का कहना भी ठीक ही है, हाँ? बट बाबू डायस्पोरा यहां थोड़ी आएगा। डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत, विकसित भारत में प्रवासियों का योगदान। डायस्पोरा का मतलब होता है प्रवासी, ठीक है। ट्रिनाड एंड टोबैगो, पोर्ट स्पेन उसकी कैपिटल है, करेंसी उसकी जो है ट्रिबैगो डॉलर आपको देखने को मिलती है। इंडिया में वो चीफ गेस्ट रहे हैं हमारे प्रवासी भारतीय दिवस पर, ठीक है, याद रखिए। पोर्ट ऑफ स्पेन, 66वें नंबर का सवाल है। 2025 में आईआईटी मद्रास में श्री एस रामकृष्णन, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली रामकृष्णन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, यह उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है बिना किसी परेशानी के बताइए। यह इसरो के अध्यक्ष के द्वारा किया गया। यस, इसरो के अध्यक्ष है, इसरो के अध्यक्ष के द्वारा यह किया गया, सोमनाथ जी के द्वारा यह किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखना बिना किसी परेशानी के। आगे हम बात करते हैं। आपसे पूछा मई 2025 में भारत ने किस देश से आयातित 5 उत्पादों पर एंटी डोपिंग शुल्क लागू किया है? एंटी डोपिंग शुल्क लागू किया है, ये ऐसे बन सकता है या ऐसे बन सकता है, किस कंट्री के द्वारा इंडिया के ऊपर एक्सपोर्टिंग के ऊपर 25% टैरिफ लगाया गया है? 25% टैरिफ अमेरिका ने लगाया है। 25% टैरिफ की अगर बात आएगी, 25% टैरिफ की अगर बात आएगी, टैरिफ की अगर बात आएगी तो वो लगाया गया है बाय यूएसए, बाय यूएसए लगाया गया है। लेकिन इंडिया ने किसके ऊपर लगाया है? अगर चाइना इंडिया में कुछ भेजेगा तो उसमें से 5 पर एंटी डोपिंग शुल्क लगेगा, एक्स्ट्रा रुपए लगेंगे, चाइना पर लगाया है, ठीक है। प्रोडक्ट हैं इसके काफी सारे चाइना के। 68वां सवाल है। हिमालय नदी बेसिन में हिमपात अफवाह पूर्वानुमान को कार्य केंद्रित करने के लिए जल आयोग ने किसके साथ साझेदारी शुरू करी है? इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इंडियन रिमोट सेंसिंग सेंटर के द्वारा यहाँ पर, इंडियन रिमोट सेंसिंग सेंटर के द्वारा यहाँ पर जो है टाई अप किया गया है कि अगर बर्फ पिघलने वाली हो तो पहले ही पता लग जाए, अगर बर्फ पिघलने वाली हो तो पहले ही पता लग जाए। तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना। 69वें नंबर का सवाल है। 2024 में ब्राजील में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की थीम आपको क्या देखने को मिली है? इसके बारे में थोड़ा सा आप बता देंगे, थीम आपको क्या देखने को मिली है, फटाफट इसके बारे में मुझे बताइए। ये हो गया G20 2024 हो चुका है। G20 2025 कहां पर होगा, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट से बताइए, ठीक है। क्लास में एक बच्चा है जिसका नाम है पच रत्नौरा सचिन गुर्जर, कह रहे हैं कि सर मैं श्रीलंका से आपसे पढ़ रहा हूँ। कमाल की बात है, ठीक है। मुझे नहीं पता था कि श्रीलंका में भी सीजीएल होता है, तुम ध्यान नहीं देते यार, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ G20 समिट 2025 का कहां पर होना है, इसकी लोकेशन आप मुझे कृपया करके बताएं। इस बार की थीम तो चलो मैं बता देता हूं, बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लैनेट। ना केवल एक न्यायपूर्वक हमें दुनिया बनानी है, बल्कि एक सतत प्लेनेट भी बनाना है जो आगे चलकर वो बेहतर होता रहे। तो G20 की समिट ब्राजील में आपको देखने को मिली थी, ब्राजील में 2024 में देखने को मिली थी, लेकिन 2025 की साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेगी, जिस प्रकार से चैल ने कहा है और इन्होंने कहा है तो सही ही होगा। तो दैट इज साउथ अफ्रीका आपको देखने को मिल जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 70वें नंबर के सवाल पर। पूछा जा रहा है कि 2025 की शुरुआत में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा ऑन्कोसोरिया रिवर ब्लाइंडनेस को समाप्त करने के लिए अफ्रीका में पहला देश कौन सा बना है, जिसने कहा है कि हमारे यहां रिवर ब्लाइंडनेस खत्म हो चुकी है? वो पहला देश कौन सा बना है? फटाफट से बात करते हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो इसको बोलते हैं नाइजर। नाइजर ने कसम खाई है कि हमारे यहाँ रिवर ब्लाइंडनेस खत्म हो गई है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली अमेरिका किस संगठन से बाहर होने का निर्णय ले चुका है? अमेरिका ने कहा है, सिम बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, अमेरिका के द्वारा कहा गया, यूएसए के द्वारा कहा गया कि WHO, ठीक है, और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, इन दोनों से मैं अपने आप को एग्जिट लेता हूं। यूएसए ने एग्जिट इन दोनों से ही अनाउंस कर दिया है, ठीक है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, 71वें नंबर का सवाल है। नवंबर 2024 में भारतीय सरकार ने प्रसारण सेवाएं विधेयक 2024 पेश किया। इस विधेयक के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता आपको देखने को मिल रही है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो ब्रॉडकास्टिंग बिल है, लेकर आया गया, हमारे ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय किसके हाथ में है?
सर ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय जो आपको देखने को मिल जाएगा वो किसके हाथ में देखने को मिल जाएगा वो बताइए। तो ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय हमें देखने को मिल जाएगा अश्विनी वैष्णव जी के हाथ में देखने को मिल जाएगा। अब ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय के साथ ही यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग में कुछ परिवर्तन लेकर आए जा रहे हैं। इसको मिनिस्ट्री में पेश करने की जिम्मेदारी अमित भाई ने उठाई, यानी अमित शाह जी के द्वारा उठाई गई है और उन्होंने इसको पेश किया। ठीक है, चलिए डुग्गू फटाफट से इसमें आप बताएंगे कि जो नवंबर 2024 में इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल, तो उसमें से कौन सा की फीचर इसका है। एग्जाम्पशन ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म फ्रॉम एनी रेगुलेटरी ओवरसाइट। ओटीटी प्लेटफॉर्म को किसी भी नियामक रेगुलेटरी से छूट है, बिल्कुल छूट उनको नहीं है, ये ओटीटी पर भी लागू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है उपग्रह टेलीविजन चैनलों का पूर्ण नियमन मुक्ति होगी। सैटेलाइट टेलीविजन चैनल कंप्लीटली रेगुलेट होंगे, बिल्कुल नहीं, वो भी रेगुलेट होंगे। एबोलिशमेंट ऑफ द केबल टेलीविजन रेगुलेटरी एक्ट विदाउट रिप्लेसमेंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसको हम बिल्कुल खत्म नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर तो हम परिवर्तन कर रहे हैं। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर एंड कंटेंट क्रिएटर, बिल्कुल जी हाँ। अगर कोई यूट्यूब के ऊपर भी न्यूज कैटेगरी में वीडियो डालता है तो उसको पहले सरकार के पास अपने आप को रजिस्टर कराना होगा और कुछ शर्तों के दायरे में रहते हुए ही उसको काम करना होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए 72वें नंबर का सवाल है, आगे हम बात करते हैं। व्हाट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर अलोकेटेड फॉर इंडियन रेलवेज इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। 2024-25 में कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा गया रेलवेज के लिए? तो 2.62 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है कि इतना जो है पूंजीगत व्यय है, यानी इतना रुपया हम लगाएंगे रेलवेज के अंदर और रेलवे को हम डेवलप करेंगे, रेलवे को हम डेवलप करेंगे। आगे हम देखते हैं। ठीक है, देखो मैं एक वाकई में अच्छा आदमी हूं। मैं आपको ये बता दूं, अगर आपका कल पैट का एग्जामिनेशन है और आप रास्ते में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, आप रास्ते में नहीं जा रहे हैं, हम घर पे हैं, कृपया करके आप आराम करिए, इस क्लास को आप रिकॉर्डेड देख लेना। मैं इस क्लास को कंप्लीट कराऊंगा, आप इस क्लास को रिकॉर्डेड देख लेना। अगर आपका पैट का एग्जामिनेशन कल है, आप अपने पेपर पे ध्यान दीजिए। मैं तो क्लास लेता रहूंगा, आप अपने पेपर को खराब मत करो, आराम करो, ठीक है, रेस्ट करो। मैं क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूँ सीजीएल के एस्पिरेंट्स के लिए, या बाकी जिसका एसएससी का कोई और पेपर है तो आप पढ़ लीजिए। ठीक है, बहुत मैं ये अनाउंसमेंट मैंने इसलिए करा है ताकि आपका कल का दिन खराब ना हो। ठीक है, मैं बिल्कुल इस बात पे बुरा नहीं मानूंगा। आगे हम बात करते हैं, 73वें नंबर का सवाल है। चलिए, मेरे लिए व्यूज से ज्यादा जरूरी है कि आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, चलो आगे हम बात करें। कंप्यूटर की क्लासेस कल से रिकॉर्डेड आनी शुरू होंगी। देखिए यहां पर सवाल पूछा गया 2024 में हरियाणा विधानसभा चुनावों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है, इसके बारे में बात की जा रही है। फटाफट इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। चलो, हरियाणा विधानसभा चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन? बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत के साथ, ठीक है, सत्ता बरकरार रखी। पहले आपके अपने खट्टर साहब थे, अभी खट्टर साहब के बाद आपको नायब सिंह सैनी देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए, और सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपना पेपर देके आना। ठीक है, बाकी लोग यहाँ ध्यान दो। ठीक है, चलिए, बीजेपी ने 2019 विधानसभा की तुलना में अपनी सीट बढ़ाई है। हाँ, बीजेपी ने सीट बढ़ाई है। कांग्रेस ने 2019 चुनावों की तुलना में अपनी सीट कम करी है। नहीं जी, कांग्रेस ने भी इस बार सीट बढ़ाई है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोट शेयर का अंतर कम था, 39.94 बीजेपी ने कमाई, जबकि 39.09 कांग्रेस ने हासिल की। परफेक्ट है स्टेटमेंट, पहला दूसरा चौथा करेक्ट हो जाएगा, ये स्टेटमेंट बहुत बीच का अंतर था। ठीक है, याद रखिए। आगे हम बात करते हैं, 74वें नंबर का सवाल है। फरवरी 2025 में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने अफ्रीकी संघ के साथ महाद्वीप पर टीका निर्माण को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर करे हैं? रणनीतिक साझेदारी पर यहां हस्ताक्षर किसके द्वारा करे गए हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। सर जी, गावी, जनरल असेंबली ऑन वैक्सीनेशन, जनरल असेंबली ऑन वैक्सीनेशन इंटरनेशनल, ये वैक्सीन अलायंस है जिसके ऊपर सिग्नेचर किए गए हैं, जिसके ऊपर सिग्नेचर किए गए हैं यूरोपियन अफ्रीकन यूनियन के द्वारा। अफ्रीकन यूनियन अभी रिसेंट में एक अन्य समूह के साथ भी जुड़ा था। अफ्रीकन यूनियन अभी रिसेंटली किसके साथ जुड़ा था वो भी बता दीजिए। सर G20 में रिसेंटली अभी एंट्री जो हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी? सर जी, वह अफ्रीका संघ ने G20 में भी अपनी शिरकत दी थी। ठीक है, चलिए 75वें नंबर का सवाल है आपके समक्ष ये रहा। Which Indian state became the first to establish Senior Citizen Commission in March 2025? सीनियर सिटीजन कमीशन बनाई गई है 2025 के अंदर, मार्च के महीने में वो किसने बनाई है? देखो हमारे यहाँ क्या है, नेशनल वुमेन कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। ठीक है, चलिए, तो बहुत ध्यान से समझिए, वो केरला में आपको देखने को मिलता है कि केरला के अंदर सीनियर सिटीजन को लेकर भी एक कमीशन क्रिएट की गई है मार्च 2025 के अंदर। सीनियर सिटीजन के लिए कमीशन है जो केरल में बनाई गई है, इसके लिए याद रखना। केरल के अंदर अभी वर्तमान में आपको पिन्नारी विजयन देखने को मिलते हैं, पिन्नारी विजयन देखने को मिलते हैं जो यहाँ के सीएम है। विजयन आपको देखने को मिलते हैं जो यहाँ के सीएम है, इनके बारे में थोड़ा सा याद रहना, भूल मत जाना इनके बारे में। ठीक है, 76वें नंबर का सवाल ये रहा, पूछा जा रहा है व्हाट वाज द एस्टिमेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इन इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर
देखो 2.62 मैंने बताया था, 2.62 लाख करोड़ जो है, लाख करोड़ जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर किसका है सर? वो रेलवेज का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेलवे इस बार अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना रखने वाला है, उससे डेवलपमेंट होगा, रेलवे में सुधार आएगा। लेकिन अगर हम बात करें सड़क परिवहन मंत्रालय में कितना आपको देखने को मिलता है सर? इससे 10 ज्यादा 2.72 लाख करोड़ आपको देखने को मिल जाएगा। रेल के बाद हमारे जो ट्रक मंत्रालय है, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, इसके मंत्री कौन है? रेलवे मंत्री हमारे कौन है सर? अश्विनी वैष्णव है। और राजमार्ग मंत्री हमारे कौन आपको देखने को मिलता है? दैट इज नितिन गडकरी आपको देखने को मिल जाते हैं। 77वां नंबर का सवाल है, 2024 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में किस संगठन ने भारत को 133वीं अर्थव्यवस्था में 39वें स्थान पर रखा, जो मध्य और दक्षिणी देशों में इसका नेतृत्व करती है? पूछा जा रहा है कि जो इनोवेशन इंडेक्स आपको देखने को मिलती है वह किसके द्वारा जारी की जाती है सर? दैट इज बाई वीपो। और इसमें टॉप पर यूएसए को बताती है, हमेशा से ये टॉप पर यूएसए को बताती है, इसके हेडक्वार्टर भी यूएसए में ही देखने को मिलते हैं। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं 78वें नंबर का सवाल। पूछा गया है, इन द जर्नल जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022 व्हाट वाज द डिड इंडिया अचीव इन 193 कंट्री? अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर का दिमाग लग रहा है चल गया है, क्योंकि सर तो पूछ रहे हैं 2022 के जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में। क्या सर अपडेटेड नहीं है? सर को 2025 नहीं पूछना चाहिए? कमाल की बात है। तो सर को आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि सर ने यहां 2022 के बारे में पूछा? कमाल है, बता देता हूं। हुआ ये कि ये सवाल आपके एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में आया, और यही समझाने के लिए मैं आपको बता दूं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कब आया था? 2025 में आया था, अभी रिसेंटली आपके कुछ महीने पहले एग्जाम हुआ था, इसी वजह से मैंने यहां पर रखा। तो मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन भी आएंगे, आपको उससे घबराना नहीं है। रैंक जो आपको देखने को मिली है वो 108 देखने को मिली थी, क्योंकि उस दौरान की बात की जा रही है। उस दौरान जो रैंक आपको देखने को मिली थी वो 108 देखने को मिली थी, लेकिन वर्तमान में 2025 में इसकी रैंक कितनी है उसके बारे में बताइए। ठीक है, चलिए। मिथिलेश, इस प्रकार से आप किसी को क्यों बेचारे का नाम खराब कर रहे हैं? अच्छा। 2025 में रैंक की हम बात करें तो उनके बारे में मुझे बताइए कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में 2025 में रैंक कितनी इंडिया को देखने को मिली है? बहुत बढ़िया सर। आर्टिकल 35 के बारे में बता दीजिए। यार देखो, 35 के बारे में ये बताया गया है कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर कोई भी अगर चेंज करना है तो वो सब्जेक्ट ऑफ पार्लियामेंट होगा। दैट इज आर्टिकल 35। दैट्स इट। ठीक है। तो जेंडर गैप इंडेक्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स इन 2025? बिना परेशानी के मुझे बता दीजिए, इंडिया की जेंडर गैप इंडेक्स आपको कितना देखने को मिल रहा है? देखो, पहले 193 देश थे, अब देशों की संख्या कम हो गई है, अब केवल 148 देश ही इसमें शामिल हो रहे हैं। जिस 148 देशों के अंदर से इंडिया 131 में आता है, 131 ऑफ 148। आगे बढ़ रहा हूं, सवाल नंबर 79। 2025 में एम्स दिल्ली में सृजनम एक बायोमेडिकल कचरा रूपांतरण प्रणाली का उद्घाटन है। यह कहां पर किया गया है इसके बारे में आप मुझे बताइए। सृजनम का उद्घाटन कहां पर किया गया है और इसके बारे में बता लेते हैं। सर, ये यूनियन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा यह जो आयोजन है यह किया गया है। इसके बारे में आप सीधे तौर पर याद रखेंगे, कोई समस्या आपको इसके बारे में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, कोई समस्या इसके बारे में आपको नहीं आनी चाहिए। 80वें नंबर का सवाल है, वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की ऋण सीमा को कितने रुपए तक बढ़ाया है? अच्छा सवाल है, मुझे अच्छा लगा है। दरअसल ये पहले क्या होता था, जो मुद्रा योजना थी ये छोटे उद्योगों के लिए है। वो एग्रीकल्चर में हो सकते हैं, इंडस्ट्री में हो सकते हैं, एजुकेशन में हो सकते हैं, किसी भी केस में हो सकते हैं। अब उस केस में क्या हो जाता है वो समझिएगा आप। उस केस में आपको देखने को मिलता है कि पहले ना आपको 50,000 तक का शिशु, तरुण, किशोर, किशोर प्लस हो गया है अब। और क्योंकि किशोर प्लस हो गया तो वो 20 लाख हो चुका है। पहले मैंने बताया कि बच्चे क्या होता था, शिशु, तरुण, किशोर होता था। अभी क्या उसको 20 लाख तक कर दिया गया है। तो इसमें अब 3 कैटेगरी ना हो गई, कैटेगरी 4 हो गई है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं 81वें नंबर का सवाल। पूछा गया है, व्हाट इज द की फीचर ऑफ विजिंगम इंटरनेशनल पोर्ट इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी इन केरला? पीएम भाई जी ने यहां पर केरला के अंदर, नहीं शिशु, किशोर, तरुण होता था, तरुण प्लस होता है, मैंने बोलने में गलती कर दिया। शिशु, मुझे अभी एकदम से रियलाइज हुआ, किशोर और तरुण होता है, और तरुण होता है, और अभी जो रिसेंटली आया वो तरुण प्लस आ गया है। ठीक है, मैंने बोलने में मिस्टेक कर दिया, तरुण को पहले ले लिया था ना मैंने, तरुण प्लस जाएगा 20 खोखे तक। 81वां सवाल मुझे बताइए, मैंने पूछा कि किस बंदरगाह की विशेषता है जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने केरला में किया है? तो पीएम मोदी ने यहां पर केरला में इसका उद्घाटन किया है, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। देखो, अच्छा, भारत में टोटल बंदरगाह कितने हैं? इंडिया में टोटल बंदरगाह कितने हैं?
टोटल पोर्ट बताओ चलो। बस मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जिसको आप मन में सोचते हो कि वो उनका है, वो तेरा है। अब मुझे बताइए, देखो भारत का पहला गहरे पानी का समर्पित ट्रांसशिपमेंट पोर्ट आपको देखने को मिला भैया। विजिंगम के बारे में याद रखना कि भारत का पहला डीप वाटर डेडिकेटेड ट्रांसशिपमेंट पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ये पहला ही ऑप्शन इसका परफेक्ट है। अब मैंने पूछा कि इंडिया के अंदर टोटल पोर्ट आपको, मेजर पोर्ट आपको कितने देखने को मिलते हैं? फटाफट से, फटाफट से आ जाओ। सो 13 मेजर पोर्ट आपको देखने को मिलते हैं। मैंने हिंट भी दी थी, 13 मेजर पोर्ट आपको देखने को मिलते हैं। 82वें नंबर का सवाल है, ये रहा, बताइए डीआरडीओ की नवदुर्गा परीक्षण रेंज जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया, भारत का कौन सा मिसाइल परीक्षण रेंज आपको देखने को मिल जाएगा? ठीक है, बिना किसी परेशानी के मुझे बताइए। ठीक है कहां पर? नागलैंका में देखने को मिल जाएगा। नवदुर्गा में नागलैंका देखने को मिल जाएगा। नागलैंका, लैंका आपको देखने को मिल जाएगा, जो आंध्रा में है। नागलैंका जगह का नाम है, जगह का नाम है ये। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है ये जगह। और ये आपका थर्ड जगह आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सा थर्ड जगह आपको देखने को मिल जाएगी? तीसरी जगह आपको ये देखने को मिल जाएगी। और ये नवदुर्गा टेस्टिंग रेंज में आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आंध्रा में है। ये तीसरी जगह है, इससे पहले आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ओडिशा में चांदीपुर देखने को मिल जाती है, और व्हीलर द्वीप आपको देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखना। ओडिशा में चांदीपुर है, और जिसका नाम अब्दुल कलाम द्वीप हो गया है। अब्दुल कलाम द्वीप हो गया है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलिए। नहीं नहीं नहीं, वो तो व्हीलर का नाम चेंज हुआ था ना। हाँ, व्हीलर का नाम चेंज हुआ था। ओडिशा में चांदीपुर, और आंध्र प्रदेश के अंदर व्हीलर द्वीप, जिसका नाम अब्दुल कलाम द्वीप हो गया है। तीन हो गया है। कैसे कैसे, दोबारा बता रहा हूँ। ओडिशा चांदीपुर, व्हीलर द्वीप आंध्रा, जिसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप हो गया है, और आंध्रा के अंदर ही नागलैंका भी आपको देखने को मिल गया है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं 83वें नंबर सवाल का जवाब दीजिए। ग्लैक्स के बारे में, इसका विषय क्या था? चलिए भाई जी, चलो थीम हम देखते हैं। थीम क्या थी? नई दुनिया तक पहुंचना। ये थीम आपको देखने को मिलती है। डेविल भाई, थीम क्या थी? नई दुनिया तक पहुंचना थीम थी। सवाल नंबर कौन सा है? जैसा मैंने बताया 83rd नंबर का सवाल है, 83वें नंबर का सवाल है। नई दुनिया तक पहुंचना थीम है। थीम कौन सी थी? नई दुनिया तक पहुंचना। थीम यही थी, नई दुनिया तक पहुंचना, नई दुनिया तक पहुंचना, नई दुनिया तक पहुंचना। ये थीम थी। ठीक है बच्चे, नई दुनिया तक पहुंचना इसकी थीम आपको देखने को मिल जाएगी। कमाल की बात यह है कि कहीं लिखा है क्या? नई दुनिया तक पहुंचना थीम ये रही। 12वें नंबर का गैलेक्स था, न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिला था। बात खत्म हुई, बात खत्म हुई। खेल कदम पैसा हजम। ये लीजिए अगला सवाल। डेविल मेरे भाई, 84वें सवाल का जवाब दो। पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं कहां खोदा गया है? पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय जो खोदा गया है, यह आपका कहां खोदा गया है? बहुत सा आसान हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, देखो ऑप्शन इसमें चार आपको देखने को मिल रहा है। पूछा जा रहा है कहां भूतापी खोदा गया। दरअसली हीट से बिजली बनाना। ठीक है, हीट से बिजली बनाना आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में आपको देखने को मिल रहा है, और अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया है। इसकी जो सीएम आपको देखने को मिलते हैं, दैट इज पेमा खांडू। दैट इज पेमा खांडू आपको देखने को मिलते हैं। पेमा खांडू आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 85वें सवाल के बारे में बात करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कितनी जगहों को निशाना बनाया, और इस ऑपरेशन में किनकी प्रमुख भूमिका आपको देखने को मिलती है? तो ये तो अच्छा है, ये अच्छा सवाल आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, कितने स्थानों को निशाना बनाया? मेरा मानना है कि 9 स्थानों को निशाना बनाया। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इनकी प्रमुख भूमिका आपने देखी। कमाल का काम है कि इनके द्वारा यहां पर यह किया गया था। ठीक है, अच्छा इसमें आप समझना, पाकिस्तान ने इसका जवाब बनियान मारसूरा, बनियान मारसूरा मिशन चलाया था। बनियान मारसूरा, मरसूरा मिशन चलाया था। बनियान मारसूरा मिशन किसका था? ये पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करी थी। पाकिस्तान का रेस्पॉन्स ये था, पाकिस्तान का रिप्लाई था। पाकिस्तान रिप्लाई क्या था? बनियान मारसूरा मिशन। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, चलिए। चलो भाई डेबू ले, मेरे भाई डिब्बे ले। 86वां प्रोजेक्ट चीता के तहत चीतों को किस अभ्यारण्य में स्थानांतरित किया गया है? प्रोजेक्ट चीता आपको देखने को मिलता है। इसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट चीता इसका नाम है। पूछा गया है कि यहां पर कितने चीते आपको आए हैं। ठीक है, फटाफट से बताइए। ठीक है, चलिए, बिना किसी परेशानी के। हुआ क्या है वो बता दो। देखो क्यूनो नेशनल पार्क के अंदर 26 चीताज आपको देखने को मिल रहे थे।
अब इन 26 के 26 चीताओं को ट्रांसफर कर दिया गया है राजीव गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में। कहा? राजीव गांधी सागर अभ्यारण्य के अंदर इनको फेंक दिया गया है, ठीक है, मतलब भेज दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है, ठीक है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आईबीसीए का ऐसा कहना था। तो इंटरनेशनल बिग कैट एसोसिएशन, इंटरनेशनल बिग कैट एसोसिएशन, बिग कैट एसोसिएशन, जिसके हेडक्वार्टर दिल्ली में देखने को मिलते हैं, हेडक्वार्टर दिल्ली में देखने को मिलते हैं, इसका ही ये कहना था कि हमें इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और इसके ऊपर हमें थोड़ा समझना चाहिए, ठीक है। चलिए, एसोसिएशन ये अलायंस है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, क्योंकि ये अलायंस है, हाँ, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलता है, इसी के द्वारा ऐसा कहा जाना था, ठीक है। चलिए, इमरजेंसी नाम से एक बच्चा आया हुआ है क्लास में। पीएम मोदी ने गुजरात के दाहोद कारखाने को किस मालवाहक इंजन का शुभारंभ किया है? यहां से कौन से मालवाहक इंजन का शुभारंभ किया गया है? तो दैट इज बेसिकली D9 9000 हॉर्स पावर, D9 9000 हॉर्स पावर का यहां पर उद्घाटन किया गया है। बिना परेशानी की बात करते हैं। सीबीआई का ऑपरेशन हॉक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑनलाइन बाल यौन शोषण के अपराधियों की पहचान करना। बिल्कुल करेक्ट है। ऑपरेशन हॉक का काम यही है कि जो ऑनलाइन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो बच्चों के साथ यौन शोषण करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सेक्सुअल अब्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ सीबीआई के द्वारा एक भारत पोल भी शुरू किया गया है, भारत पोल भी शुरू किया गया है, जो इंटरपोल के साथ मिलकर शुरू किया गया। एमओयू किसके साथ साइन करा था? इंटरपोल के साथ एमओयू इसने साइन करा था, तभी जाकर आपका भारत पोल बन पाया, तभी जाके आपका भारत पोल बन पाया। आगे हम बात करते हैं। 89वां सवाल है, रक्षा मंत्रालय ने 2025 को क्या घोषित किया और संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को क्या नाम दिया? आपने देखा कि रक्षा मंत्रालय ने 2025 को कुछ घोषित किया था, उसको क्या कुछ नाम यहां पर दिया गया है, उसके बारे में हम बात करते हैं। डिफेंस रिफॉर्म ईयर और क्वांटम ईयर। फटाफट, रक्षा मंत्रालय ने 2025 को क्या घोषित किया था? रक्षा सुधार वर्ष इन्होंने घोषित किया था। बट संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को क्या घोषित किया? इन्होंने इसको क्वांटम ईयर घोषित किया। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ही बातों में दिमाग लगा पाए होंगे। मैंने आपसे यह कहा था कि भैया जी, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को क्वांटम ईयर घोषित किया है और यहां पर रक्षा मंत्रालय ने 2025 को डिफेंस रिफॉर्म ईयर घोषित किया है। क्या आप समझ पाए? शाबाश। 90वां नंबर का सवाल है, भारतीय वायुसेना ने जगुआर लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला भारतीय पायलट आपको कौन देखने को मिले? कमाल की बात है, मेरठ की रहने वाली है। कमाल की बात है, ये मेरठ की रहने वाली है, पहली महिला पायलट बन चुकी है जो जगुआर फाइटर जेट को चला रही है। क्या मैं इनको जानता हूं? पूनिया है ये, पूनिया है ये, पूनिया थी नहीं, हाँ, पूनिया हमारे यहाँ होता है, बहुत सारा होता है, जैसे हमारा है ऐसे पूनिया है ये। तो ये आपको देखने को मिलती है, फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह पूनिया। तनुष्का आपको देखने को मिल जाएगी, नाम भी अच्छा है, काम भी इनका अच्छा है, तो इनके बारे में सीधे तौर पर याद रखेंगे। दैट इज तनुष्का सिंह, आपको देखने को मिल जाएंगे, जो हमारे यूपी मेरठ से हैं। आगे हम बात करते हैं 91वें नंबर का सवाल है, ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ और इसका ध्येय आपको क्या देखने को मिल जाएगा बिना किसी परेशानी के? गांव बढ़े तो देश बढ़े, बस यही एक फरमान है। गांधी जी ये कहते हैं कि आर्टिकल 40 का काम जिला पंचायत का निर्माण है। तो कमाल की बात आपको देखने को मिल जाएगा कि यहां पे आपको पता लग रहा है, ये न्यू दिल्ली में स्टार्ट हुआ था। गांव बढ़े तो देश बढ़े, गांव बढ़े तो देश बढ़े, ये न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएगा, ग्रामीण भारत महोत्सव है। अच्छा, रूरल आईपीएल इस बार कहां शुरू होने थे? रूरल आईपीएल के बारे में भी कई बार चर्चा की जा सकती है सर, वो बिहार के राजगीर में होना था, वो बिहार के राजगीर में आपको देखने को मिल जाएगा, राजगीर में होना था रूरल आईपीएल। क्लियर है? अब आईएसपीएल जो इंडियन सुपर लीग होनी थी, फुटबॉल की थी, वो भी राजगीर बिहार में ही होनी थी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं 92 नंबर का सवाल है, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की जो महिला आपको देखने को मिलती है, इनके बारे में हम बात करेंगे। जो 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ी है, इनका नाम आपको क्या देखने को मिल जाएगा? सर, इनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। जो कार्तिकेयन है वो भगवान शिव के बच्चे हैं, उनका नाम ही कार्तिक है, उसी से एक शब्द बनता है कार्तिकेयन। कार्तिकेयन का मतलब होता है जो युद्ध शैली में निपुण हो, वो कार्तिकेयन कहलाता है। तो कार्तिकेयन इनका नाम है, काम्या कार्तिकेयन इनका पूरा नाम है। इन्हीं के द्वारा हर एक महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का काम इनके द्वारा किया गया है। देखो, डेनाली एकांगुआ, डेनाली और एकांगुआ को समझना, डेनाली एकांगुआ, एकांगुआ, एवरेस्ट, एवरेस्ट, ये तो देखो, इतनी हिंदी तो आपसे, इतनी इंग्लिश तो आप समझ जाएंगे, मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं आपसे। क्विस्क्यू एल्ब्रस, क्विस्क्यू, क्विस्क्यू एल्ब्रस, एल्ब्रस, किलीमंजारो, किलीमंजारो, मेरे ख्याल से तो ये सारी हो गई हैं चोटी। किलीमंजारो मेरे ख्याल से तो सारी चोटी आपकी हो गई हैं, बिना किसी परेशानी के, आप याद रखना, ठीक है, याद रखना। किलीमंजारो कहाँ की सबसे ऊंची चोटी है? अफ्रीका, ये तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी हो गई है ना, ऐसा ही है ना। डेनाली कहाँ की है? नॉर्थ अमेरिका की है।
अबे नॉर्थ अमेरिका की तो है माउंट डेनाली। बिहार बता रहा है, बताओ। अरे भाई साहब, डेनाली नॉर्थ अमेरिका की है। साउथ अमेरिका की आपकी कौन? एकांगुआ साउथ की है, साउथ अमेरिका की है, अमेरिका की है। कॉन्टिनेंट है यार ये। एवरेस्ट ये एशिया की है, एशिया आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बुर्ज कहाँ का चलाते हो आप? और क्यों? क्यों बताऊं मैं तुम्हें? तो क्यों बताऊं मैं तुम्हें, से याद रखना, ये ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की आपको देखने को मिल जाएगी, और ये यूरोप की है। एल्ब्रुश इज फ्रॉम यूरोप, ये दिस इज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। इसको यूरेशिया भी कहते हैं, एंड दिस इज फॉर यूरोप। इन सभी को फतह करने वाली जो महिला आपको देखने को मिली है, ये कोई और नहीं है, इनका नाम ही काम्या कार्तिकेयन है। अच्छा सवाल था यार ये। 93 में मुझे बताइए, स्वामित्व योजना के तहत पीएम मोदी ने कितने प्रॉपर्टी कार्ड बांटे हैं? आपसे पूछा जा सकता है कितने प्रॉपर्टी कार्ड यहां पर बांटे हैं, कब शुरू हुई थी, ये पूछा जा सकता है। स्वामित्व योजना 24 अप्रैल सन 2020 में स्टार्ट हुई है, 24 अप्रैल सन 2020 में स्टार्ट हुई है। ठीक है, आज टीम ने अच्छे सवाल बनाए हैं, मैं टीम को भी कहना चाहूंगा कि अच्छा काम किया है आपने। 65 लाख से ज्यादा कार्ड ये बांट चुके हैं, ओवर 65 लाख, 65 लाख से अधिक कार्ड यहाँ पर ये बांटे जा चुके हैं। इसके बारे में याद रखना, 24 अप्रैल सन 2020 में ये स्टार्ट हुआ था, तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आप याद रख लेंगे बिना किसी परेशानी के। ठीक है, और यहाँ प्रॉपर्टी कार्ड बांटे जा रहे हैं लोगों को। ठीक है, डेनाली 94 में आप मुझे बताइए, 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम आपको क्या देखने को मिल जाएगी? जो 74वां गणतंत्र दिवस आपकी जो थीम है, उसका आपको क्या देखने को मिल जाएगा? स्वर्णिम भारत। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास आपको देखने को मिल जाएंगे, विरासत और विकास आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रोवोबो सुबिंतो आपको देखने को मिल जाएंगे। चीफ गेस्ट कौन है? प्रोवोबो सुबिंतो। चीफ गेस्ट प्रोवोबो सुबिंतो, प्रोवोबो सुबिंतो। प्रोवोबो सुबिंतो आपको कहां से देखने को मिल जाएंगे? प्रोवोबो सुबिंतो। सर प्रोवोबो सुबिंतो इज फ्रॉम इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया में आपको देखने को मिल जाएंगे। कहां बच्चे? इंडोनेशिया में आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। 95 नंबर का सवाल है, पूछा है मैंने, आयुष वीजा का उद्देश्य क्या है? जो पर्पस होता है आयुष वीजा का, वो उद्देश्य आपको क्या देखने को मिलता है? आयुष वीजा का उद्देश्य आपको क्या देखने को मिलता है? बिना परेशानी के बताइए। देखिए, फैसिलिटिंग फॉरेन नेशनल्स फॉर आयुष मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर कोई विदेशी नागरिक है, वो हमारे यहाँ आयुष में ट्रीटमेंट कराना चाहता है, तो उसके लिए आयुष चिकित्सा उपचार की सुविधा मिल जाएगी। आयुष वीजा का उद्देश्य यही है। ये एक प्रकार का मेडिकल कार्ड है। आयुष योजना के थ्रू भारत के अंदर रहने वाले नागरिकों को यहाँ पर 5 लाख रुपए तक का हेल्थ में जो है वो मिल जाता है, पर फैमिली हेल्थ में रिलैक्सेशन मिल जाता है। ठीक है, अगर आप ट्रीटमेंट कराने चाहोगे तो आयुष वीजा के थ्रू जो भी ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं, तो उसके लिए ये योजना जो है मेरे भाई चलाई गई थी। आगे हम बात करते हैं, 96 नंबर का सवाल आपको देखने को मिल रहा है, काशी तमिल समागम KTS30 का तीसरा संस्करण किस पहल से आयोजित हुआ है? इसके बारे में मुझे बताइए। काशी पहल के बारे में आपसे पूछा गया है, ये किस नाम से हुआ है? सर यह एक भारत श्रेष्ठ भारत से इसकी शुरुआत हुई है। 96 नंबर का सवाल है। 97 नंबर का सवाल है, पूछ रहा है स्वायरल सुपर ऐप का उद्देश्य क्या है? इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। स्वायरल ऐप का उद्देश्य आपको क्या देखने को मिल जाएगा? ठीक है, बिना किसी परेशानी के बताइए। एक मंच पर रेलवे सेवाओं को एकीकृत करना, ये स्वायरल सुपर ऐप का उद्घाटन है। तो स्वारेल सुपर ऐप है ये। इसका काम क्या है? एक मंच पर रेलवे सेवा का एकीकृत करना, टिकट करना, खाना ऑर्डर करना, बुकिंग कराना, ये सब चीज आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे बिना किसी परेशानी के। इनके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे। चलिए, स्टेट बैंक के द्वारा, ठीक है, अस्मिता ऋण योजना किसके लिए शुरू की गई है? स्टेट बैंक के द्वारा एक और योजना शुरू की गई थी, हर घर लखपति योजना। 2 लाख रुपए तक का लोन लिया जा सकता था 7% के इंटरेस्ट रेट पर। हर घर लखपति योजना भी इन्होंने स्टार्ट करी थी। हर घर लखपति स्कीम भी इन्होंने ही स्टार्ट करी है। और इन्होंने जो अस्मिता ऋण योजना स्टार्ट करी है, ये किसके लिए स्टार्ट करी है? स्त्री शक्ति पैकेज के अधीन आती है। इन्होंने एक स्त्री शक्ति पैकेज स्टार्ट करा था। ठीक है, और इसी स्त्री शक्ति पैकेज के अंदर आपको अस्मिता ऋण योजना देखने को मिलती है। महिला उद्यमियों के लिए है, ये महिला उद्यमियों के लिए आपको देखने को मिल जाएगी। परफेक्ट आंसर है। आगे हम बात करते हैं नए पंबन ब्रिज की लागत, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। पंबन ब्रिज के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना कहां पर है, पीएम मोदी उद्घाटन कर रहे हैं। 550 करोड़ रुपया इसमें ठोंक मारा। यह आपको देखने को मिलता है किसमें? तमिलनाडु सर। तमिलनाडु सर, कहां आपको देखने को मिलता है? सर तमिलनाडु में देखने को मिलता है। तमिलनाडु में आपको देखने को मिल जाएगा। तो नया पंबन ब्रिज आपको देखने को मिलता है, इसमें 550 करोड़ लिखे। इनॉग्रेशन किसने किया है? इनॉग्रेट किसने किया? इनॉग्रेट किसने किया? पीएम मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, और ये तमिलनाडु में देखने को आपको मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, 100वें नंबर का सवाल है, बताइए 2024 में भारत ने अपनी रक्षा कूटनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिन्हित करते हुए अपने पहले और सबसे बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास की मेजबानी इस अभ्यास के नाम से करी है। उस अभ्यास का नाम आपसे पूछा जा रहा है,
उस अभ्यास का नाम क्या होगा? सर, एक ऑपरेशन होता था जिसका नाम था तरंग शक्ति। उसमें हमारे यहाँ की जो तीनों सेनाएं हैं वो भाग लेती हैं, तीनों सेनाएं इसके अंदर भाग लेती हैं। उसका नाम होता है ऑपरेशन तरंग शक्ति। देखने को मिल जाता है, क्या देखने को मिल जाता है? ऑपरेशन तरंग शक्ति। देखो अब यहां पर सवाल हो चुके हैं आपके 100। मैं 25 क्वेश्चन का एक सेट और कराऊंगा। जैसे ही 25 क्वेश्चन का एक सेट हो जाएगा देन आज के लिए आप फ्री हो जाएंगे। तो 25 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं। बाकी मैं घर के लिए आपको 50 क्वेश्चन भी दूंगा। एसएससी सीजीएल वाले बच्चों के लिए विशेषतः बात कर रहा हूं। डुग्गू, आपने जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी और बाकी छात्रों ने भी दी। आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मुझे लगता है हमें 25 सवाल और अभी करने चाहिए। आप क्लास में बने और देखते हैं 25 सवाल। देखिए पंकज, मान जा बेटा मान जा बेटे आई एम अनिक्स, आई एम बैक सर। अनिक्स, तुम्हारा ही तो इंतजार था। चल रहे अन्नू, सुशील कुमार योगी भी क्लास के अंदर जुड़ चुके हैं। मेरा सीजीएल का एग्जाम है 16 को दिल्ली में और 18 को आईबी एग्जाम है दिल्ली में। बहुत बढ़िया, आपको शुभकामनाएं। आगे हम बढ़ते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट हम बात करते हैं 101वां सवाल है। पूछा क्या है? What was the category of India as per the global hunger score of 2024 that shows the severity of hunger in a country? इंडिया में हंगर की सीवियरिटी आपको देखने को मिलती है और उसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इंडिया की जो रैंक आपको देखने को मिल रही है बिकॉज ऑफ द सीवियरिटी, वो कितनी आपको देखने को मिल रही है? फटाफट इसके बारे में आप बताइए। इंडिया की स्थिति आपको कैसी देखने को मिल रही है? हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? फटाफट मुझे बताइए। सर, हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक तो ये लोग बताएंगे। ईशा, आप याद रखना कि गंभीर स्थिति है। भूख की ओर दर्शाते हैं, बहुत गंभीर स्थिति इंडिया की देखने को मिल जाती है। क्योंकि इंडिया की जो आपको टोटल रिपोर्ट देखने को मिल रहा है वो 27.3 देखने को मिल रहा है, जो इंडिया का जीएचआई स्कोर है। जीएचआई स्कोर है जो बताता है कि इंडिया की स्थिति बेहद सीरियस केस में आपको देखने को मिल रही है। इसके बारे में आप थोड़ा सा याद रखेंगे। रैंक के बारे में जरूर बताइए, ठीक है, कि रैंक आपको कितनी देखने को मिल रही है इंडिया के अंदर। आपको रैंक ग्लोबल हंगर इंडेक्स की कितनी देखने को मिल रही है वो जरूर मुझे थोड़ा सा बताएं, ठीक है। चलिए अब देखिए 102वां सवाल है। वुमेन डे पर अश्मिता एक कलेक्टरल फ्री डिजिटल एसएमई लोन है, वो किसके द्वारा किया गया? अभी अश्मिता के बारे में मैंने बताया था कि डिजिटल नारी शक्ति पैकेज की स्टार्टिंग की गई थी। याद रखना, हरगढ़ लखपति की बात की थी। करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? सर, दैट इज वन एंड ओनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है चल, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ठीक है, बिना किसी परेशानी के। अगला सवाल है 103 नंबर का सवाल है। 103 वही नंबर का सवाल है। अप्रैल 2025 में इंडिया ने ट्रेड डेफिसिट किस कंट्री के साथ वाइडन कर दिया? 99.2 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हमने किया है। किसके साथ किया है? सर, यह चाइना के साथ हमने किया है। किसके साथ किया है? ये हमने चाइना के साथ किया है। इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे। हमने चाइना के साथ ये ट्रेड डेफिसिट कितना कर दिया है? 99.2 बिलियन का कर दिया है। ये ट्रेड डेफिसिट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, परफेक्ट। अभी एसबीआई पर है आप, चल आगे आइए। चलिए यादव जी, ये बताइए 104वें नंबर का सवाल। वेयर वॉज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग हेल्ड इन जनवरी 2025? जनवरी 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग हुई थी वो आपको कहां देखने को मिली है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग डावोस में देखने को मिली है, स्विट्जरलैंड में। ज्यादातर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग डावोस स्विट्जरलैंड में ही देखने को मिलती है। इसके बारे में भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं 105वें नंबर का सवाल है। पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी सेट टू होस्ट द COP30 क्लाइमेट समिट इन 2025? ये आपको कहां पर होने वाली है इसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं। यह समिट आपको कहां देखने को मिलने वाली है? सर, ये बेलेम में देखने को मिलने वाली है, ब्राजील में। तो जो COP 2025 की समिट है, COP30 है 2025, ये आपकी ब्राजील में देखने को मिलेगी। 2015 में कॉप 20 हुई थी। 2015 में कॉप 20 हुई थी और उसी कॉप 20 के अंदर क्या हुआ था? 2015 में कॉप 20 हुई थी और उसी कॉप 20 के अंदर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था, जो कि आज की डेट में इंडिया में है। और वो चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं 106वें नंबर का सवाल है। रणवीर अलाहाबादिया केस के बारे में रिलेट करता है। देखो इंपोर्टेंट केस के मैटर भी आपको देखने को मिल रहा है और मैंने इसकी वीडियो ऑलरेडी करा चुका हूं, जरूर देख लेना, ठीक है, जरूर देख लेना। रणवीर अलाहाबादिया पर केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया गया था? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ ऑर्डर्स दिए गए, वो ऑर्डर्स क्या सही है उसके बारे में चर्चा की जा रही है। फटाफट आपको बताना है कि कौन से ऑर्डर इसमें सही है, कौन से ऑर्डर सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादिया को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया, लेकिन उनकी टिप्पणियों को अश्लील और भद्दा बताते हुए उनकी कठोर आलोचना की। कोर्ट ने फैसला दिया कि इलाहाबादिया बिना किसी प्रतिबंध के विदेश यात्रा कर सकेंगे, क्योंकि टिप्पणियां पैवॉल के पीछे की गई थी। फटाफट से बताइए इसके अंदर क्या उनको विदेश जाने की अनुमति मिली थी? फटाफट इसके बारे में मुझे आप थोड़ा सा बताएंगे, क्या उनको विदेश जाने की अनुमति मिली थी? फटाफट बताएं, बताइए। विदेश जाने की अनुमति उनको मिली थी या विदेश जाने की अनुमति उनको नहीं मिली थी? इसके बारे में चर्चा की जा रही है। चलो हम देखते हैं।
जय श्री राम मास्टर जी, ये बच्चे का नाम है, बाहरी लड़का है, उंगली करोगे थप्पड़ खाओगे, इनका पूरा नाम है। बहुत बढ़िया। काफी अजीब और विचित्र नाम के साथ आप आए हैं, बस उम्मीद है कि आप सवालों के जवाब दे पाएंगे। देखो, रणवीर अलाहाबादिया का जो केस था वो कठोर और भद्दी टिप्पणियों को लेकर था। यह आर्टिकल 21 का उल्लंघन होता है, गरिमामान जीवन जीने का अधिकार। दूसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है, विदेश जाने की यात्रा करने के लिए नहीं बोला था, विदेश के बाहर जाने के ऊपर रोक लगा दी गई थी। इसमें केवल पहला स्टेटमेंट सही देखने को आपको मिलता है, केवल पहला ही स्टेटमेंट आपको इसमें सही देखने को मिलता है, उसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है? याद रखो बिना किसी परेशानी के। लीजिए, 2030 तक भारत का नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य स्थापित करने की क्या क्षमता है, हम क्या सोच रहे हैं, हम कितना ऊर्जा हम लक्षित कर देंगे 2030 तक, भारत के अंदर जो ऊर्जा होगी वो कितनी हो जाएगी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। 500 गीगावाट। आगे हम बात करते हैं। मार्च 2025 में इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया था इनॉग्रल एडिशन नेवल एक्सरसाइज का, जो एम करती है एनहेंसिंग मैरीटाइम कोऑपरेशन विद अफ्रीकन नेशंस। अफ्रीकन नेशंस के साथ हमारे द्वारा क्या काम किया गया, अफ्रीकन के जितने भी नेशंस थे उनके साथ हमने एक मिलिट्री एक्सरसाइज करी। उस मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में अगर पूछा जाए तो वो मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या था? सब मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम था अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम जो है इंगेजमेंट। तो अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री सहभागिता हमने यहाँ पर शुरू की है, जिसके बारे में आप जानेंगे कि बी आंसर इसमें परफेक्ट हो जाएगा। यही हमने यहाँ स्टार्ट करी है। सवाल नंबर 109 पूछा गया है, 2024 में जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनावों के बाद उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया और वह किस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। कृपया करके बताइए, बिना किसी परेशानी के, थोड़ा सा बता दीजिए बिना किसी परेशानी के, ठीक है? चलो बात करते हैं। देखिए, यहां पहले ये मुझे बताओ सीएम कौन अपॉइंट हुए हैं? जम्मू कश्मीर के नए सीएम कौन अपॉइंट हुए हैं? दैट इज शेख अब्दुल्ला। हाँ, अच्छा। अच्छा, मुझे बताइए, डेप्यूटी तो चलो मैं बता दूंगा। अब जो जम्मू एंड कश्मीर के जो सीएम हुए हैं उनका नाम मुझे बताइए। जो डेप्यूटी सीएम है दैट इज सुरेंद्र कुमार चौधरी हैं, जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस JKNC से रिलेट करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे मुझे यहाँ बताइए, सुरेंद्र चौधरी हैं, अरे कांग्रेस से थोड़ी है यार। गुलाम अहमद मीर भी नहीं है, रविंद्र रैना भी नहीं है, बीजेपी को कहाँ मिला है मौका? मैंने पूछा है कि यहाँ पर आपको सीएम कौन देखने को मिलता है, दैट इज उमर अब्दुल्ला, ठीक है? याद रखना। 110 की हम बात करते हैं, 110वां सवाल। फॉर्म फ्रॉम 10 से 14 जनवरी 2025 इन विच सिटी डिड इंडिया होस्ट एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज के लिए जो मीटिंग आपकी हेल्ड की गई है, वो मीटिंग कहां पर हेल्ड की गई है, किसके द्वारा? सर इनको तो आप जानते हैं, इनको आज की डेट में जितेंद्र सिंह को कौन नहीं जानता, डीओपीटी के जो मिनिस्टर हेड है इनको कौन नहीं जानता आज की डेट में। और सीजीएल की तैयारी कर रहा हर एक बच्चा जितेंद्र सिंह जी को जानता है। न्यू दिल्ली के अंदर समिट हेड होती है और जिसके अंदर अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान आपको देखने को मिला है। करेक्ट आंसर इसके बारे में याद रखिएगा। 41वें नंबर का सवाल ये रहा, 41 नहीं है सॉरी, 111 नंबर का है ना। 111 नंबर का सवाल। जनवरी 2025 में किस देश ने G7 की अध्यक्षता संभाली है, इसके बारे में मुझे बताइए। G7 की अध्यक्षता जो संभाली है वो कनाडा ने संभाली है 2025 में कनाडा ने संभाली है। अगर हम बात करें G7 के अंदर जो मेंबर्स देखने को मिलते हैं, कनाडा, यूके, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, इटली, जापान, फ्रांस, यूएसए, मेजर कंट्री साथ ही देखने को मिलते हैं, साथ में यूरोपियन यूनियन अलग से आपको देखने को मिलती है, ठीक है? चलिए, 112वें नंबर का सवाल है। जनवरी 2025 में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की मेजबानी किस शहर में हुई थी? मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पर आपको ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के जो पीएम है वो वहां पर आए थे। और अगर हम बात करें इसका जो आयोजन हुआ था, कहां पर हुआ था, हर कोई जानता है, दैट इज एट भुवनेश्वर, उड़ीसा में हुआ था। आगे हम बात करते हैं, 113 नंबर का सवाल है। मार्च 2025 में भारतीय सरकार ने अतिरिक्त खर्च के लिए संसदीय मंजूरी मांगी, किस क्षेत्र के लिए? अविकसित क्षेत्रों में नेटवर्क को उन्नत करने के लिए धन आवंटित किया गया है। किस क्षेत्र में यह धन आवंटित की जो मात्रा है काफी अच्छी खासी रखी गई है, ठीक है? अपग्रेडिंग नेटवर्क। देखो, ऐसे एरिया जहां नेटवर्क नहीं पहुंच पा रहा है वहां में नेटवर्क पहुंचाना है, हम किसके लिए पैसा खर्च करेंगे? सर हम किसके लिए पैसा खर्च करेंगे उसके बारे में याद रखना कि सर हम टेलीकम्युनिकेशन यानी दूर संचार के ऊपर पैसा खर्च करेंगे। 114वें क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा जा रहा है, विच कंट्री रैंक्ड फोर्थ इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर फोर्थ नंबर पर कौन पहुंचा है, इसके बारे में आप मुझे बताइए बिना किसी परेशानी के, बताइए। 20 रुपए का अतिरिक्त योगदान आते हुए अभी चढ़ावा गया है 20 और रुपए का, और ये किसके द्वारा गया है? धर्मेंद्र गुप्ता जी। यार आप तो देखे देखे से लग रहे हो, ऑफलाइन के स्टूडेंट हो क्या धर्मेंद्र आप? ऐसा लग रहा है जैसे आप ऑफलाइन में पढ़ते हो। ऑफलाइन में आज समोसे पेल दिए क्या? क्या रे? ठीक है, आगे हम बात करते हैं।
आगे देखिए, देखो रिमोट एरियाज के, अच्छा यहाँ डेनमार्क आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा एचडीआई में इंडिया की रैंक कितनी है, इंडिया की रैंक आपको कितनी देखने को मिल जाएगी, इंडिया की रैंक कितनी आपको देखने को मिल जाएगी, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की जा रही है, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की जा रही है, इंडिया की रैंक कितनी आपको देखने को मिल रही है, ये भी मुझे थोड़ा सा बताइए। ह्यूमन डेवलपमेंट, देखो ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है, जब 1998 में इसके ऊपर काम चल रहा था, तो उसमें आपको देखने को मिलता है कि इंडिया की तरफ से अमर्त्य सेन जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान आपको देखने को मिल जाएगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान आपको देखने को मिल जाएगा, इसके बारे में भी आप याद रखना थोड़ा सा। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, रैंक ऑफ इंडिया एंड टॉपर, इसके बारे में फटाफट से मुझे बताएंगे बिना किसी परेशानी के। इंडिया की जो रिपोर्ट है, इंडिया का स्कोर बहुत बेकार था, 0.685 था इंडिया का जो स्कोर था, और इंडिया की रैंक 130 थी, स्कोर 685 था, 0.685 का स्कोर था, और इंडिया की रैंक थी 130, 130 रैंक आपको इंडिया की देखने को मिल जाएगी, और डेनमार्क आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए बिना किसी परेशानी के आप याद रखेंगे। टॉपर आपको कौन देखने को मिल जाएगा, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन, फिनलैंड आपको देखने को मिल जाएगी टॉपर, टॉपर आपको देखने को मिल जाएगी, फिनलैंड टॉपर आपको देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। 115वें नंबर का सवाल है, अभ्यास है, इनकॉस 2025 भारतीय वायुसेना के दस्ते में किस प्रकार का विमान शामिल हुआ है, तो इनकॉस के बारे में पूछा जा रहा है, वो किस प्रकार का विमान है जो यहाँ पर आपको शामिल के तौर पर देखने को मिल जाएगा, बिना परेशानी के आप मुझे बताइए करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा। सर इनकॉस सुखोई 30 MK लड़ाकू विमान, IL-78 हवाई ईंधन भरने वाले, और C-17 परिवहन विमान आपको देखने को मिलते हैं, सुखोई 30 MK फाइटर IL, ये आपको देखने को मिलते हैं इनकॉस के अंदर जिन्होंने भाग लिया था। सवाल का लेवल है, ठीक है। चलिए अक्षत गुप्ता, 116वें नंबर के सवाल की हम बात करते हैं, ये रहा, वेयर वॉज द G20 समिट हेल्ड ऑफ 2024, ये सवाल हो चुका है, फटाफट आंसर आसानी से बता दीजिए। सर कितने और सवाल हैं, कल पेपर है। अक्षत थोड़ा सा समय और लगेगा, बहरहाल आपके पैट के लिए तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, ये तो मैं CGL के लिए करा रहा हूँ। ऑनलाइन वाले हैं धर्मेंद्र गुप्ता जी आप, ओके, आपको देख के लग रहा था आप एकदम आइडेंटिकल से लग रहे थे, अच्छा लगा गुप्ता जी। और बताओ गुप्ता जी आप ठीक हैं, आपसे तो मैं अलग से पूछूंगा। क्योंकि आपको तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैंने आपसे रुपए थोड़ी लिए हैं। चलिए करेक्ट आंसर है रियो डी जनियारो ब्राजील, वेयर वाज द G20 समिट हेल्ड, दैट इज एट रियो डी जनियारो ब्राजील, ठीक है। 117 की हम बात करते हैं, 117 में हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द PM नरेंद्र मोदी इन February 2025, फरवरी 2025 में इनके लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन नियुक्त किया गया है। सर वो नियुक्त किए गए हैं इनके लिए शक्तिकांता दास, पहले निधि तिवारी इनकी एडवाइजर के तौर पर नियुक्त की गई हैं, निधि तिवारी एज एडवाइजर, याद रखना निधि तिवारी भी एडवाइजर के तौर पर नियुक्त हुई हैं, एडवाइजर के तौर पर नियुक्त हुई हैं, PM एडवाइजर टू PM, दैट इज निधि तिवारी। यह है प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2, यह है प्रिंसिपल सेक्रेटरी 1, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी 1 वाली है। 118 नंबर का सवाल है, जनवरी 2025 में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस निम्नलिखित में से किस थीम के साथ मनाया गया था, इनके बारे में मुझे बताइए। नेशनल टूरिज्म डे किस थीम के साथ मनाया गया था, इसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बता दीजिए किससे मनाया गया था। टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास के लिए पर्यटन, आपको देखने को मिल जाएगा 25 जनवरी में ही ये भी मनाया जाता है, ठीक है। चलिए छवि ऐसा नहीं है, और दूसरा बात यह है कि आप में से किसी भी छात्र को सुपर चैट करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, मैं निजी तौर पर ही कह रहा हूं। अगर आप सुपर चैट कर रहे हैं वो आपकी अंदरूनी इच्छा है, लेकिन मैं स्वतः चाहता हूं कि आप पढ़ने पर ध्यान दें। मैं आप लोगों से सिलेक्शन निकलवा के मानूंगा, मेरा काम आपसे धन कमाना नहीं है, मेरा काम आपसे सिलेक्शन कमवाना है, और जब आप सिलेक्शन कमा लोगे तो कम से कम मैं कह पाऊंगा कि हाँ जी, आज देश के हर ऑफिस में बैठा हुआ इंस्पेक्टर, GST इंस्पेक्टर बैठा हुआ है, तो वो भौकाल अलग है। आगे हम बात करते हैं 119वें नंबर के सवाल के बारे में, 1119, मार्च 2025 में नीति आयोग ने फ्यूचर फ्रंट क्वार्टरली फ्रंटियर टेक इनसाइट्स रिपोर्ट जारी की, इस रिपोर्ट के प्राथमिक फोकस क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे। इस रिपोर्ट के प्राथमिक फोकस जो आपको देखने को मिल रहे हैं वो क्या देखने को मिल रहे हैं, तो इसलिए हम क्वांटम कंप्यूटिंग और प्रौद्योगिकी में प्रगति और निवेश का मूल्यांकन करना चाहते हैं, वो आपको यहां देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, उसके बावजूद भी अगर आप रुपए देते हो तो उनका मैं समोसे पेल देता हूं, तो मेरी बात अलग है। अकेला नहीं खाता मैं समोसे, आपके समोसे सही जगह पहुंच रहे हैं, निश्चिंत रहिए। 120वें नंबर का सवाल है, सिर्फ समोसे भी नहीं बहुत चीजें होती हैं, आप यहाँ ध्यान दीजिए। ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत की रैंक 2024 में कितनी थी, 96 नंबर की रैंक भारत की देखने को मिली है, 101 के हिसाब से पूछा गया है।
विच कंट्री डिड पीएम नरेंद्र मोदी विजिट इन मार्च 2025 अटेंड द 57वां नेशनल डे सेलिब्रेशन? उनके 57वां नेशनल डे सेलिब्रेशन इनके द्वारा वहां पर देखने को आपको मिला है, या कहाँ गए थे? सर ये अभी रिसेंटली मॉरिशस गए हैं, रिसेंटली मॉरिशस गए थे, और वहां का बेस्ट लेवल का अगर देखा जाए तो जो अवार्ड होता है, हाईएस्ट अवार्ड जो होता है, वो इनको मिला भी था। ठीक है, अप्रैल 14 को क्वांटम डे घोषित किया गया है। ठीक है, वो बच्चे केवल यूपी में किया गया है, केवल यूपी में किया गया है वो, है ना, याद रखें। आगे हम बात करते हैं 122वें नंबर का सवाल है। 122वें नंबर का सवाल है, जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट है, इसमें जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की रैंक आपको कौन सी देखने को मिलती है? जर्मन वॉच कंपनी में भारत की जो रैंक आपको देखने को मिलती है वो कौन से नंबर की देखने को मिलती है, इसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताइए। रैंक ऑफ इंडिया, तो इंडिया की रैंक आपको 10वें नंबर की आपको देखने को मिल जाती है, बिना परेशानी के, याद रखना। 122 के बाद 123वां सवाल आपको देखने को मिलता है, नवंबर 2024 में बाकू अजरबैजान में जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित कौन सा अंतरराष्ट्रीय आयोजन हुआ था? बाकू के अंदर पूछा जा रहा है। सर यह है आपका कॉप 29 देखने को मिला है, क्योंकि कॉप 30 आपको ब्राजील में देखने को मिल जाएगा। कहां देखने को मिल जाएगा? ब्राजील में आपको देखने को मिल जाएगा, बिना परेशानी के, याद रखना। 124वां अक्टूबर 2024 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा करी गई है? कजान के द्वारा की गई है, कजान रशिया में है, और इसी के द्वारा मेजबानी की गई है। मोदी जी मिलने भी गए थे। 125वें नंबर का सवाल है, पीएम मोदी की निजी सेक्रेटरी के तौर पर किसको नियुक्त किया गया है? मैंने जैसे बता चुका हूं, निधि तिवारी जी को नियुक्त किया गया है। 126वें नंबर का सवाल है, अप्रैल 2025 में भारत की रूसी हथियारों और पारंपरिक रूप से निर्भर देशों को कम लागत वाले ऋण प्रदान करने के लिए अपने रक्षा निर्यातों के अंदर बदलाव की बात अगर देखी जाए तो वह की गई है। बदलाव की बात अगर देखी जाए तो की गई है। तो रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कि राजनीतिक पहल शुरू की गई है। ऋण को सुविधाजनक बनाने के लिए प्राथमिक रूप से कौन से भारतीय जो कह सकते हैं संस्थान है वो जिम्मेदार है, जो इनके लिए पूरी तरीके से कार्य कर रहा है? सर ये कोई और नहीं बल्कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, एग्जिम बैंक देखने को मिलता है, जिसके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। 127वें नंबर का सवाल है, झारखंड विधानसभा चुनावों में विजेता पार्टी ने कितनी सीटों के साथ जीता है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। दरअसल इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसको इंडिया अलायंस का समर्थन प्राप्त है, 56 सीटों के साथ चुनाव को जीत गया। एनडीए में झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं है, ना ही बीजेपी यहां जीती है, ना ही कांग्रेस जीती है, यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा जीती है, जो कि इंडिया अलायंस का एक हिस्सा है। क्या आप याद रखेंगे? बहुत बढ़िया, अद्भुत सवाल था, अद्भुत जवाब था। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। 128वें नंबर का सवाल है, फरवरी 2025 में इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा 6वां प्रोग्राम यहां पर स्टार्ट किया गया है। यह किसको बढ़ावा देगा और आगे आने वाली 6 सालों के लिए बढ़ावा देगा? बजट में भी इसका उल्लेख किया गया था, अरहर, तूड़ और मूंग की दाल के लिए किया गया था, बजट में इसका उल्लेख था। दालों को लेकर यह आपको देखने को मिला है, फरवरी 2025 में इसको लॉन्च कर दिया गया था। आगे आपको सवाल देखने को मिलता है 129वां, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2025 में सीआरपीएफ के डीजी के तौर पर नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को नियुक्त किया गया है। कमाल है। 130 3 से लेकर 4 मई को भारत के किस शहर में आर्कटिक सर्कल को लेकर एक फोरम का आयोजन हुआ है? आर्कटिक सर्कल को लेकर एक फोरम का आयोजन किया गया है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, वो कहां होगा? मेजरली अगर कोई भी ग्लोबल समिट है, मेजरली अगर कोई भी ग्लोबल समिट है तो वह आपको देखने को मिल जाएगी कि वह आपकी न्यू दिल्ली के अंदर ही आयोजित की जा रही है। यह 3 से लेकर 4 मई के बीच में की गई थी, याद रखेंगे। 131वां सवाल आपको देखने को मिलता है, पूछा जा रहा है, मार्च 2025 में 54वें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह की थीम निम्नलिखित में किस बेस पर आधारित आपको देखने को मिल जाएगी? इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट इसके बारे में आप मुझे बताएंगे। थीम क्या थी? सेफ्टी एंड वेलबींग क्रूशियल फॉर विकसित भारत। विकसित भारत में आपका सुरक्षित रहना और आपका सेफ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो यह आपको देखने को मिल जाएगा। 132वां सवाल आपको देखने को मिलता है, निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया गया है? जो हमें देखने को मिलता है, बना कब था ये? सर यह आपको देखने को मिल जाएगा, ये वी रामा सुब्रमण्यम आपको देखने को मिलते हैं। 1993 के अंदर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आपका बना था, इसके अंदर 13 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है इसमें मेंबर्स की संख्या क्या है, और जो रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, वही इनके स्थान पर बैठते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 133वें नंबर का सवाल है, 28 फरवरी को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम निम्नलिखित में से कौन सी आपको देखने को मिल जाएगी? इनके बारे में बताइए। थीम एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर द ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस इनोवेशन फॉर विकसित भारत। विकसित भारत पर हमने बहुत जोर दिया है, और विकसित भारत को समेटे हुए थीम 28 नेशनल साइंस डे के तौर पर मनाई गई थी 28 फरवरी को। 28 फरवरी में सीवी रमन जी के अचीवमेंट्स की वजह से मनाई जाती है, सीवी रमन जी के अचीवमेंट की वजह से ही मनाई जाती है। 134वें नंबर का सवाल है, G20 जोहान्सबर्ग की समिट की जो थीम आपको देखने को मिल जाती है, पूछा जा रहा है, इसका जो आपका कह सकते हैं ना, क्या बोलते हैं, टाइटल,
टाइटल क्या है इसका? टाइटल आपको क्या देखने को मिल रहा है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है सर। दैट इज सॉलिडेटरी इक्वालिटी सस्टेनेबिलिटी। ऐसी एस आपको देखने को मिलती है, सॉलिडेटरी इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, इसकी थीम आपको देखने को मिल जा रही है। इसके बारे में बहुत तगड़े तरीके से याद रखिएगा, बिना परेशानी के आप इसके बारे में याद रखेंगे। अगला सवाल ये रहा, पूछा जा रहा है, आप बताइए कि एक्सियोम मिशन 4 के हिस्से के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय यात्री कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला बने। कहां के रहने वाले हैं सर? ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। फटाफट बताइए। अगला सवाल आपको देखने को मिल रहा है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार 2036 तक भारत की जो जनसंख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? हम 1.52 बिलियन हो जाएंगे। 1.42 वर्तमान में इतने बिलियन हमारी पॉपुलेशन है, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा बताई गई है, 2023 के अंदर बताई गई थी, जो ऑलरेडी चाइना को सरपास कर चुकी है। अगला सवाल है, पूछा गया है कि अप्रैल 2025 में, ये सवाल रॉन्ग था, इस सवाल में मिस्टेक आ गई थी, इसको आप काट सकते हैं। हाँ, ये बताइए, अप्रैल 2025 के अंदर आपसे पूछा जा रहा है, अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने नए डेप्यूटी गवर्नर के तौर पर किसको नियुक्त किया है? दैट इज वन एंड ओनली पूनम गुप्ता। इन्हीं को डेप्यूटी गवर्नर के तौर पर नियुक्त किया गया है। आरबीआई में 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं और एक इसमें मुख्य गवर्नर आपको देखने को मिलता है। इनके बारे में आपको बिना किसी परेशानी के याद रखना है, आप भूलेंगे भी नहीं। अगला सवाल है, जनवरी 2025 में किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता को संभाला था? ब्राजील ने संभाला था 2025 के अंदर। आपसे पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? विजय किशोरी राहतकर जी को चुना गया है। 1992 के अंदर ये बना था, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट 1990 में आया था। ये बताइए, 140वें नंबर का सवाल है, मार्च 2025 में भारतीय पीएम मोदी ने किस देश के राष्ट्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर इन्होंने भूमिका निभाई थी? मॉरिशस। इनका 57वां जो इनका स्वतंत्रता दिवस था वो भी इन्हीं की अध्यक्षता में, मोदी जी के जाने पर ही इनके द्वारा मनाया गया था। तो इनके बारे में भी आप याद रखेंगे, भूलेंगे बिल्कुल भी नहीं। चलिए, गुप्ता कैसे 142 141 नंबर का सवाल है, 24 से 25 फरवरी को कार्बन मार्केट्स पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 कहां आयोजित हुआ है? इसके बारे में मुझे बताइए। यह आपको कहां देखने को मिला है? मनोहर लाल खट्टर इसके अंदर अध्यक्ष रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर इसके अंदर अध्यक्ष रहे हैं। और यह आपको कहां देखने को मिल जाएगा सर? ये न्यू दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। 142वां सवाल, पूछा गया है कि अप्रैल 2025 में भारत और इटली ने निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में सहयोग करके आगे बढ़ने के बारे में सोचा है? इटली ने और भारत ने सोचा है कि हम इन सब बातों पर देखेंगे, व्यापार, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और कनेक्टिविटी के बारे में सोचते हुए इंडिया और इटली के द्वारा एमओयू साइन किया गया है। इंडिया और इटली के द्वारा एमओयू साइन किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। 143वां सवाल है, 2025 में स्काईट्रैक्स के द्वारा विश्व का सबसे बेहतरीन हवाई अड्डा किसको घोषित किया गया है? स्काईट्रैक्स के द्वारा जो बताया गया कि सबसे तगड़ा जो हवाई अड्डा है वो सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा है। इसी को मिला है बेस्ट हवाई अड्डे का, बेस्ट एयरपोर्ट का जो खिताब मिला है। नवंबर 2024 में अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन और सामान्य सभा की मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है? इंडिया के द्वारा की जा रही है। बट इंडिया के अंदर आपको कौन देखने को मिल जाएगा जो इसको करेगा? मैंने जैसे बताया है, भारत मंडपम में होगी, इंटरनेशनल समिट है, तो वह आपको न्यू दिल्ली में ही देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, इसके बारे में भी याद रखना। 145वां सवाल है, अप्रैल 2025 में मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जिनको नियुक्त किया है वो कौन है सर? BS गवई है। 52वें देखने को मिल जाएंगे, बिना परेशानी के याद रखना। आर्टिकल 124 के थ्रू इनकी अपॉइंटमेंट देखने को मिलती है, 124 आर्टिकल के थ्रू अपॉइंटमेंट देखने को मिलती है। दूसरे में बताया गया कि प्रेसिडेंट इनकी अपॉइंटमेंट करता है कॉलेजियम से, कॉलेजियम 1993 में बना था। आगे हम बात करते हैं, 146वां सवाल पूछा गया है, व्हाट वाज द नेम ऑफ इंडियाज ह्यूमैनिटेरियन मिशन टू प्रोवाइड असिस्टेंट टू म्यांमार? जब म्यांमार के अंदर भूकंप आया तो हमारे यहां से एक मिशन गया था जो म्यांमार में भूकंप से जो लोगों को दिक्कतें हुई थी उनको संभालने के लिए हमने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एड भेजी थी, तो उनके बारे में बता दीजिए। दैट इज ऑपरेशन ब्रह्मा आपको देखने को मिल जाएगा। ऑपरेशन ब्रह्मा से ही उनको मदद भेजी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीकी महाद्वीप पर पहली बार 2025 में G20 समिट रखेगा? सर जी, यह आपको देखने को मिल जाएगी, साउथ अफ्रीका आपको देखने को मिल जाएगी। साउथ अफ्रीका इस बार 2025 में G20 की समिट का आयोजन करेगा। ये इमेज गलत है। आगे हम बात करते हैं, ये रहा 148वां सवाल, पूछा है कि नवंबर 2024 में 55वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी किस शहर के द्वारा की गई है? फिल्म महोत्सव की मेजबानी किस शहर के द्वारा की गई? जैसा मैंने बताया, ये फिल्में जो है ना गोवा में ही चलती हैं, ये इधर नहीं चलती, ठीक है। चलिए, इधर ये किधर गोवा में ही आपको देखने को मिल जाएगी, पणजी गोवा में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है, 2024 में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत पहले वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन के बारे में अगर बात करें तो वो कहां पर आयोजित की गई? पहला सेमीकंडक्टर, वो भी इंडियन, ठीक है। चलिए, तो ये आपको गुजरात में आपको देखने को मिलता है।
अगर पूछा जाए, यह आपका सवाल है 150वां, मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वनतारा जामनगर में खोला है, तो इसके बारे में पूछा गया है। वनतारा की विशेषता के बारे में थोड़ा सा बताइए, वनतारा की विशेषता के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या होगा? एक उन्नत पशु बचाव, संरक्षण और पुनर्वास केंद्र के रूप में कार्य करता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये रहा आज की क्लास का अंतिम सवाल। 2025 में जलवायु परिवर्तन सूचकांक में कौन सा देश समग्र रूप से सबसे ऊपर रहा? 151वां सवाल। हाईएस्ट रैंक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में किसकी आई है? ये रहे आपके बेहतरीन बेहतरीन से सवाल। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। बताइएगा जरूर कैसा है। ठीक है।